हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज वाइकिंग्स के बारे में। ये सीरीज थोड़ी पेचीदा और बड़ी है। इसके कुल 6 सीजन्स हैं और उन 6 सीजन्स में कुल मिलाकर 89 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड का साइज लगभग 40 to 50 मिनट्स के बीच में है। तो मैं आपके लिए इसका फर्स्ट सीजन पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट सीजन तक पहुँचते पहुँचते कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि असल में वाइकिंग्स कौन थे। वाइकिंग्स को समुद्री डाकू या फिर नाविक भी कहा जा सकता है। वाइकिंग्स यूरोप के इतिहास का एक युग था जो 8वीं सदी ईस्वी से 11वीं सदी तक चला। ये विशेष रूप से उत्तरी यूरोप और स्कैंडिनेविया नॉर्वे में रहने वाले किसान थे। खेती करना इनका पारंपरिक व्यवसाय था, लेकिन गरीबी और लाचारी के कारण ये लोग व्यापार की खोज में समुद्री मार्ग से नई नई जगह ढूंढने लगे और वहां जाकर लूटमार करना, जमीन हथियाना, शहर जला देना वाइकिंग्स के लिए आम बातें थी। वाइकिंग्स में जिंदा इंसानों की बलि देना और बलि चढ़ना गौरव की बात होती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उनके देवता ओडिन, थॉर, लोकी, फ्रेया, हेल, वाइडर खुश हो जाएंगे और वेलहेला यानी कि स्वर्ग में उन्हें जगह मिलेगी और वो देवी देवताओं के साथ रह सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वाइकिंग्स का इंट्रो आपकी समझ में आया होगा। समय की कमी होने के कारण अब हम लौटते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है पूर्वी बाल्टिक 793 ईस्वी स्कैंडिनेविया स्थित रैग्नर लेथब्रुक की, जहाँ रैग्नर अपनी वाइफ लगार्था और अपने बेटे बियॉन और बेटी गीडा के साथ रहता है। रैग्नर, जो कि एक किसान होने के साथ साथ कैटेगेट का एक सैनिक है, और साथ में रैग्नर का एक भाई रोलो भी है। वो भी एक योद्धा ही है और वो दोनों बहादुर है। अपने बादशाह के लिए दोनों कई लड़ाइयों में हिस्सा ले चुके हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रैग्नर अपने बेटे बियॉन को लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी दूसरी ओर से लगार्था अपनी बेटी गीडा के साथ मिलकर मछलियां पकड़ लाती है। वो घर आती है तब देखती है कि रैग्नर अपने बेटे को योद्धा बनने की रस्म के लिए तैयार कर रहा होता है। वो रैग्नर को कहती है, इतनी भी क्या जल्दबाजी है। रैग्नर लगार्था की बात काटते हुए कहता है, अब ये बड़ा हो गया है। दूसरे दिन रैग्नर और उसका बेटा कैटेगेट के लिए निकलते हैं। वहाँ बियॉन रैग्नर से रस्म के बारे में पूछ रहा होता है। रैग्नर उससे कहता है, कल बादशाह कुछ गुनहगारों को सजा देंगे और फिर आगे के हमले की योजना बनाएंगे। हम पूरब की तरफ जाएंगे, जैसा हम हमेशा जाते हैं, बाल्टिक मैदानों की तरफ। वो अपने बेटे को अपनी दिली ख्वाहिश बताता है, क्योंकि रैग्नर को पश्चिम की तरफ जाने की चाह होती है। उसे वहाँ की सभ्यता, वहाँ के जनजीवन के बारे में जानना होता है। जैसे उनके देवता ओडिन ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी आंख कुर्बान की थी, उसी तरह रैग्नर भी अपनी खोज पूरी करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है। दूसरी तरफ लगार्था अपनी बेटी को कपड़े बुनना सिखा रही होती है। तभी वहां पर 2 लुटेरे मुसाफिर आते हैं। लगार्था उन्हें वहां से जाने को कहती है, लेकिन वो उस पर बुरी नजर डालते हैं। लगार्था अपनी तलवार से उन दोनों को वहां से मार भगाती है, क्योंकि लगार्था असल में एक बहादुर योद्धा होती है। वहीं दूसरी ओर रात होने के कारण रैग्नर और उसका बेटा जंगल में ही रुक जाते हैं, जहाँ रैग्नर अपने बेटे को अपनी जवानी के किस्से सुना रहा होता है कि कैसे उसकी शादी उसकी माँ से हुई। वो अपने बेटे को रस्म में मिलने वाले पवित्र कड़ा, जो कि उन लोगों की सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, उसके बारे में बता रहा होता है। अब वो उसको सोने को कहता है। दूसरे दिन दोनों कैटेगेट पहुंचते हैं, जहां बाकी जगह से और भी लोग आए होते हैं। तभी वहां पर रैग्नर का भाई रोलो भी आ जाता है और बियान को मर्दों की रस्म के लिए उसे बधाई देता है। अब दोनों भाई मिलकर जश्न मना रहे होते हैं। तब रोलो रैग्नर से इस गर्मियों के मौसम में होने वाली कूच के बारे में बात कर रहा होता है। वो रैग्नर को बताता है कि हम थक चुके हैं हर बार पूरब की ओर जाकर। ये सुनने के बाद रैग्नर उसे बताता है कि हमें पश्चिम की ओर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े शहर, बहुत सारा खजाना, सोने चांदी के भंडार और उन लोगों का नया ईश्वर, ये सब देखने को मिलेगा। रोलो को ये सब कहानी लग रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है वहां जाने के लिए उन्हें विशालकाय समंदर से गुजरना होगा, जिसके लिए उन्हें दिशादर्शक यंत्र की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आज का होका यंत्र। लेकिन रैग्नर ने इस वक्त पूरी तैयारी की होती है। उसने दिशादर्शक यंत्र की तकनीक ढूंढ निकाली होती है। रैग्नर रोलो को बताता है, मुझे एक बंजारे ने एक दिशा सूचक यंत्र दिया है, जिसके सहारे हम पश्चिम की ओर बड़ी आसानी से जा सकेंगे। वो अपने भाई को सूरज के सहारे दिशा सूचक यंत्र का उपयोग कर दिशाओं का पता कैसे लगाते हैं वो बता रहा होता है। रोलो को यह तरकीब कारगर लगती है, लेकिन वो रैग्नर से पूछता है, अगर आसमान में बादल हो तो हम रास्ता कैसे ढूंढेंगे। रैग्नर उसे एक पारदर्शक पत्थर दिखाता है, जिससे आसमान में बादल होने के बाद भी सूरज को देखा जा सकता है। दूसरे सीन में सब लोग कैटेगेट के बादशाह हेरोल्ड के दरबार में जश्न मना रहे होते हैं।
हेरोल्ड के दरबार में आते ही वहां पर एक शख्स के ऊपर चोरी के इल्जाम में उस पर पत्थर फेंकने की सजा सुनाई जाती है। अब दूसरे मुजरिम के मुकदमे की बारी होती है। उस पर खून का इल्जाम होता है, लेकिन असल में उसने ये सब बादशाह हेरोल्ड के कहने पे किया था। लेकिन बादशाह हेरोल्ड उसे सच बोलने से रोकते हुए उसे सर कलम की सजा देते हैं और अब सब लोग जश्न में लग जाते हैं। दूसरे दिन चोरी किए हुए शख्स पर वहां के लोग पत्थर बरसाकर उसकी सजा पूरी करते हैं। दूसरी ओर से खून के इल्जाम वाले शख्स का सर कलम करने उसे ले जाया जाता है। वो हंस रहा होता है। ये देख बियॉन हैरानी में पड़ जाता है। तब रैगनर उसे बताता है कि वो मौत को गले लगा रहा है बिना किसी डर के, ताकि देवता उसे माफ कर सके, और उसका सर कलम किया जाता है। रैगनर को पता होता है कि ये सब बादशाह की चाल थी। दरअसल उसकी आड़ में वो जमीन बादशाह हेरोल्ड हथियाना चाहते थे। वो अपने बेटे को अपनी दुनिया की क्रूरता बताता है। अब दरबार में बादशाह हेरोल्डसन रैगनर के बेटे को पवित्र खड़ा देता है ताकि वो हमेशा लोगों और बादशाह के प्रति वफादार रह सके। अब हेरोल्डसन जश्न की तैयारियां करते हुए अगले हमले की जानकारी सबको देता है, लेकिन रैगनर इस बात से खुश ना होते हुए बादशाह को कहता है, हम हर साल एक ही जगह क्यों जाए, क्योंकि वहां जाकर हम पहले ही वहां के लोगों को लूट लूट के गरीब कर चुके हैं। बादशाह रैगनर की बात काटते हुए कहते हैं, मैंने भी ऐसी बहुत सी अफवाहें सुनी है कि पश्चिम की ओर बहुत सारा खजाना है, लेकिन मैं ऐसी फिजूल की अफवाहों पर अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। और रैगनर को गुस्से से देखते हुए उसको आदेश का पालन करने को कहता है और आगे इस बारे में ना बात करने की हिदायत देता है। सभी इस बात को मान जाते हैं क्योंकि वो इन बातों को सिर्फ अफवाहें समझ रहे होते हैं। अब रैगनर अपने बेटे के पास जाके उसे पवित्र कड़ा मिलने के लिए बधाई देता है। तभी वहां पर बादशाह का संदेश लेकर एक सिपाही आता है और उससे बादशाह से मिलने को कहता है। बादशाह वहां रैगनर को बुलाकर उसे सबके सामने पश्चिम की बात करने और उससे बहस करने के लिए डांट रहा होता है और वो रैगनर को उससे उसकी खेतीबाड़ी छीन लेने और उसे यहाँ से बेदखल करने की धमकी देता है। लेकिन बादशाह अपने सिपाही से उस पर नजर रखने को कहता है। बादशाह जब रात को सो रहा होता है तब उसे अपने मरे हुए बेटों का ख्वाब आता है और वो जाग जाता है। दूसरी ओर रैगनर अपना भविष्य जानने के लिए अपने बेटे को साथ लेकर पीर बाबा के पास जाता है। रैगनर अपने लिए देवी देवताओं द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पूछता है। पीर बाबा उसके लिए सुनहरे भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। साथ ही उसे भविष्य में कुछ बड़ा करना है तो उसे देवताओं के लिए कुछ करने का आदेश देते हैं। साथ ही उसके भविष्य के कुछ खतरों के लिए उसे आगाह भी करते हैं। लेकिन रैगनर इंसानों द्वारा बनाए हुए कानून तोड़ने की बात कहता है, लेकिन पीर बाबा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते और उसे उसके सवालों का जवाब खुद ढूंढने को कहते हैं। रैगनर पीर बाबा की इन बातों से खुश ना होकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह रैगनर और उसका बेटा नाव के सहारे फ्लोकी से मिलने जाते हैं। उसका बेटा उससे पूछ रहा होता है कि कल वो बादशाह के दरबार में क्यों नहीं आए थे। तभी अचानक उनके सामने फ्लोकी आके बियॉन को डरा देता है। फ्लोकी बियॉन की तरफ देख के उसके आने वाली भविष्य की बातें बताता है। फ्लोकी एक नाव बनाने वाला बड़ा ही कुशल कारीगर होता है। रैगनर पश्चिम जाने के लिए उससे नाव बनाने की गुजारिश करने आया होता है। फ्लोकी रैगनर को कुछ नाव के नमूने दिखाता है और रैगनर उनमें से एक नाव बनाने को कहता है और वहां से स्कैंडिनेविया चला जाता है, जहां दूसरे दिन रोलो रैगनर के घर आके पश्चिम जाने की तैयारियों के बारे में पूछता है और साथ ही रैगनर से लूट में मिलने वाले हिस्से को बराबरी में बांटने की बात बताता है और साथ ही बादशाह से सावधान रहने की बात कहता है। रैगनर वहां से उठ बाहर जाता है। तभी लगार्था और रोलो के बीच में हल्की सी बहस होती है। रैगनर बाहर खड़ा पश्चिम के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहां पर उसे कौवा नजर आता है। उस सभ्यता में कौवा दिखने का मतलब देवताओं से संकेत मिलने जैसा होता है। रैगनर को वहां उड्डीन नजर आते हैं। वो अंदर जाकर रोलो को बताता है कि उसे एक संकेत मिला है जिससे यह साबित होता है कि वो कर रहे हैं वो सही है। दूसरी सुबह रैगनर और रोलो दोनों फ्लोकी की बनाई हुई नाव की टेस्ट करने जाते हैं। रैगनर फ्लोकी की बनाई हुई नाव देख पश्चिम के मंसूबों के बारे में सोचता है। वो नाव को पूरी तरीके से जांच लेता है ताकि उन्हें बड़ा सफर तय करना होता है। तभी बादशाह का एक जासूस उन पर नजर रख ये जानकारी बादशाह हेरोल्डसन को देता है और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज वाइकिंग सीजन 1 एपिसोड 2 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रैगनर बादशाह को पश्चिम जाने की बात कहता है, लेकिन हेरोल्डसन रैगनर पर चिल्लाते हुए उसे मना कर देता है। अब रैगनर अपने भाई रोलो और फ्लोकी को साथ मिलाकर पश्चिम की ओर जाने की तैयारियों में लग जाता है और ये खबर बादशाह का जासूस बादशाह तक पहुंचा देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड शुरू होता है। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए लौटते हैं कहानी की ओर। रैगनर लैथब्रुक अपने भाई रोलो को लेकर एरिक, जो कि रैगनर का दोस्त होता है, उसके यहाँ जाता है। एरिक ने वहां पर कैटेगिट के कुछ चुनिंदा योद्धाओं को बुलाया होता है
ताकि रैगनर उनसे पश्चिम में जाने की बात कर सके। और इस मुलाकात को बादशाह से खुफिया रखने के लिए उन सब ने अपने पवित्र कड़े की कसम खाई होती है। रैगनर सबको पश्चिम जाने की बात बताता है। वो कहता है कि हमने एक बड़ी नाव बनाई है और इस नाव से हम पश्चिम की ओर समंदर को पार करते हुए इंग्लैंड को जाएंगे। तभी वो सब लोग कहते हैं कि हम खुले समंदर में रास्ता कैसे ढूंढेंगे। रैगनर उनको दिलासा देते हुए कहता है कि मैंने रास्ता ढूंढने की तकनीक निकाल रखी है। तभी वहां पर खड़ा एरिक कहता है कि बादशाह ने इस बार भी पूर्व की ओर जाने की तैयारियां की है। रैगनर कहता है बादशाह को जो नई नाव हमने बनाई है उसके बारे में पता नहीं है और ना ही बादशाह को समंदर में रास्ता खोजने की तकनीक पता है, इसीलिए वो हमें हर बार पश्चिम जाने से रोकते हैं। तभी वहां पर मौजूद गनुट कहता है उनसे गद्दारी की तो हम सबकी खैर नहीं। रैगनर उन्हें कहता है कि यही मौका है हमें अपनी बहादुरी दिखा के देवताओं को खुश करने का और ऐसा खजाना पाने का जो हमने सपने में भी ना देखा हो। आखिर कब तक हम ऐसी लाचार जिंदगी जिएंगे। वो उनसे कहता है अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो तुम मेरे साथ चलो। अब एरिक आगे बढ़कर रैगनर के साथ चलने की हामी भरता है। साथ ही साथ बाकी के योद्धा भी रैगनर के साथ जाने को तैयार होते हैं। ये देख रैगनर गनुट को साथ चलने को कहता है। अब गनुट भी हाँ कर देता है। रैगनर कहता है हम सब लोग कुछ हफ्तों बाद सफर पर निकलेंगे, लेकिन तब तक किसी को इस बात की भनक ना लगे, और वो वहां से चला जाता है। तभी बादशाह हेरोल्डसन का खबरी मुलाकात के बारे में बादशाह को खबर देता है और बताता है कि ये मुलाकात एरिक के घर में हुई थी और वहां पर रैगनर लेथब्रुक भी मौजूद था। वो बादशाह से कहता है क्या हम उन्हें इस बात की सजा दे, लेकिन बादशाह मना करते हुए कहता है मैं भी यही चाहता हूँ पर इतनी जल्दी नहीं। दूसरी ओर रैगनर मुलाकात खत्म कर अपने घर वापस लौटता है। वहां पर लगार्था रैगनर के साथ पश्चिम की ओर चलने की जिद कर रही होती है, लेकिन रैगनर उसे मना करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो हमारे पीछे हमारे बच्चे और खेतों का ख्याल कौन रखेगा, और अगर बादशाह को पता चला कि मैं उनके खिलाफ गया हूँ तो हमारी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। लगार्था रैगनर की बात सुनकर खुश नहीं होती क्योंकि उसने रैगनर के साथ मिलकर पश्चिम में जाने का मन बना लिया होता है। रैगनर उसे समझाता है कि यह सफर काफी जानलेवा है, अगर वहां जाकर हमें कुछ ना मिले या हम मर जाए तो हमारे बच्चे किसके सहारे जिएंगे। लेकिन लगार्था को नाराज देख रैगनर उसे अकेले सफर पर जाने को कहता है और खुद घर रुककर बच्चों की देखभाल करने का कहता है। दूसरे सीन में बादशाह का खबरी ओलाफ को महारानी सिगी के ऊपर बुरी नजर डालने के कारण हेरोल्डसन उसे जान से मारने की सजा देता है। दूसरी ओर लगार्था पश्चिम जाने की अपनी जिद की वजह से रैगनर से लड़ाई करती है और रैगनर को उसके साथ लड़ने को कहती है और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तभी वहां पर बियोन आके उन्हें रोक लेता है। दूसरी ओर सिगी हेरोल्डसन को जो गद्दार रैगनर का साथ दे रहे हैं उन्हें मारने को कहती है। बादशाह को भी इस बात में दम लगता है क्योंकि उसके भरोसे के साथ ही अब रैगनर के साथ जुड़ रहे थे। आखिरकार वाइकिंग्स के जिंदगी का वो ऐतिहासिक दिन आ जाता है जहां वो पहली बार पश्चिम की ओर जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। वहां रैगनर परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसकी नाव का लंगर अभी तक नहीं आया होता और गनुट के भी ना आने पर उसे परेशानी हो रही होती है। तभी फ्लोकी ने जिसे लंगर लाने को कहा था वो आ जाता है। अब सब नाव पर अपना अपना सामान जमा करने लग जाते हैं। वही फ्लोकी देवताओं की पूजा कर सफर के लिए तैयार होता है। नाव पर ढाले पानी पीने का सामान, सफर में खाने की सब चीजें रख अब वो सफर पर निकलने को तैयार हो जाते हैं और अब वो अपने पश्चिम के सफर पर निकलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है बादशाह के कमरे में जहां गनुट रैगनर को धोखा देकर हेरोल्डसन को उनके सफर पर निकलने की खबर देता है। असल में गनुट हेरोल्डसन का चचेरा भाई होता है। वो बादशाह से कहता है अगर रैगनर की बात सही निकली तो, लेकिन हेरोल्डसन चिल्लाते हुए कहता है कि पश्चिम में कोई जमीन नहीं है और वो उसे वहां से जाने को कहता है। दूसरी ओर समंदर में सूरज के सिर पर आते ही रोलो रैगनर को दिशा सूचक निकालने को कहता है। रैगनर अब दिशा सूचक निकाल वो कौन सी दिशा में जा रहे हैं ये पता लगा लेता है। वो सही दिशा में जा रहे देख रैगनर को खुशी होती है। दूसरी ओर लगार्था अपने बेटे और बेटी को समंदर की कहानियां सुना रही होती है। अब रात होती है, नाव में सब लोग सो जाते हैं, लेकिन रैगनर नहीं सोता क्योंकि उसके सामने सिर्फ पश्चिमी देशों के ख्याल आ रहे होते हैं। दूसरे दिन समंदर में तूफान तेजी पर होता है। आसमान में घने बादल मंडरा रहे होते हैं। ये देख रैगनर फ्लोकी को नाव का पाल नीचे खींचने को कहता है। फ्लोकी सबको चक्कू जोर से चलाने और पाल नीचे खींचने को कहता है क्योंकि अब समंदर में तेज हवाएं और लहरें बढ़ रही होती है। अब वो टेंट को नाव के ऊपर ओढ़ लेते हैं जो उन्होंने बारिश से बचने के लिए बनाया होता है। अब समंदर में भयानक लहरें चल रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है लिंडिस्फार्म मैनचेस्टर किंगडम ऑफ नॉर्थ एम्ब्रिया इंग्लैंड में, जहां हमें चर्च दिखाया जाता है और साथ ही बहुत सारे पादरी
जो लिखने का काम कर रहे होते हैं। दूसरी ओर तूफानों की वजह से फ्लोकी को डरा देख रैग्नर उसे हौसला देता है। यहाँ पर रोलो थॉर के हथौड़ी की वजह से ये तूफान बढ़ने की बात कहता है, क्योंकि थॉर तूफान का देवता होता है। लेकिन फ्लोकी कहता है हाँ सच में थॉर के हथौड़े का ही वार है, तभी तो बिजली इतनी जोरों से चमक रही है। लेकिन वो कहता है थॉर भला हमसे क्यों नाराज होंगे, हमने उनका क्या बिगाड़ा है। अब फ्लोकी सबको हौसला देते हुए कहता है थॉर तो जश्न मना रहे हैं, वो सबको खबर दे रहे हैं कि वो हमारी नाव नहीं डुबाएंगे, क्योंकि ये मेरी नाव उनको बहुत पसंद है। फ्लोकी को कुछ ज्यादा ही उत्साही देख रैग्नर उससे बैठने को कहता है, क्योंकि फ्लोकी को तैरना नहीं आता। वही नॉर्थ एम्ब्रिया की चर्च में कुछ पादरी इस भयंकर तूफान को देख पादरी एथेल्स्टेन से इस तूफान का मतलब पूछते हैं। आखिर यीशु आज इतने गुस्से में क्यों है। एथेल्स्टेन उन्हें बताता है अब वो कयामत की घड़ी आ गई है, और वो वहां से सीधे पादरी कटपट के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमें वो संकेत दिखाई दे रहे हैं, और वो उन्हें चिरमाया की भविष्यवाणी बताते हुए कहता है कि कयामत के दिन अब ज्यादा दूर नहीं रहे, क्योंकि आज आसमान में सूरज और चांद नहीं दिखाई दे रहे। इस पर पादरी कटपट एथेल्स्टन पर चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी बात काटते हुए एथेल्स्टन कहता है कि भविष्यवाणी में कहा था समंदर से एक शैतान आकर हमें हमारे गुनाहों की सजा देगा। लेकिन पादरी कटपट उसे शांत कर वहां से जाने को कहते हैं। वही कैटेगेट में जिस लोहार ने फ्लोकी को लंगर बना कर दिया था, उसके यहाँ बादशाह हेरोल्डसन जाते हैं और उससे लंगर फ्लोकी को देने के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन वो साफ तौर पर मना कर देता है। तभी बादशाह का सिपाही उसकी बेटी को मारने की धमकी देता है। ये देख वो लोहार मान जाता है कि उसी ने रैग्नर की मदद की थी। हेरोल्डसन उसके हाथ में जो हथौड़ा है उसे नीचे रखने को कहते हैं और उसके सिपाही उसे पकड़कर मार देते हैं। दूसरी ओर समुद्र में तूफान शांत हुआ होता है, लेकिन अभी भी आसमान में बादल छाए होते हैं, जिसकी वजह से रैग्नर अपने दिशा दर्शक और पारदर्शक पत्थर के होते हुए भी दिशा खोज नहीं पा रहा था। इस बात से वो मायूस हो जाता है। तभी चक्कू चलाते हुए रैग्नर का एक साथी पश्चिम में कोई भी जमीन नहीं है और हम किसी भी नए देश नहीं पहुंचने वाले, आगे सिर्फ समंदर ही समंदर है और हमें रैग्नर ने बेवकूफ बनाया है, ऐसी बातें करने लगता है। ये सब सुनकर रैग्नर उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन वो सबको पागल कहते हुए उन्हें डिमोटिवेट करता है और सबके मरने की भविष्यवाणी करने लगता है और ये सारा इल्जाम रैग्नर के ऊपर डालता है। अब रैग्नर गुस्से में आकर अपने चाकू के सहारे उसे मार डालता है। अब सब रैग्नर की ओर देखते हैं। रैग्नर कौवों को छोड़ने का आदेश देता है, क्योंकि अगर आगे जमीन है तो कौवे वापस नहीं आएंगे, और अगर कौवे वापस आ गए तो समझ जाना कि आगे जमीन नहीं है। रोलो कौवों को छोड़ देता है। कुछ देर बाद कुछ पंछियों की आवाज सुनाई देती है। रोलो कहता है पंछी वापस आ गए, मतलब आगे कोई जमीन नहीं है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये उन्होंने छोड़े हुए कौवे ना होकर समुद्री पंछी है, और इस बात से सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब सामने जमीन है। रैग्नर चक्कू को जोर से चलाने को कहता है। तभी रैग्नर को कोहरे के बीच से जमीन दिखाई देती है। वही सीन शिफ्ट होता है नॉर्थ एम्ब्रिया के चर्च में, जहां एथेल्स्टन और उसके साथी पादरी वहां प्रेयर कर रहे होते हैं। एक पादरी समुद्र किनारे गया होता है। वहां उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि समुद्र से कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। वो वहां से भाग के चर्च जाता है और सबको आगाह करता है। अब चर्च में खतरे की घंटी बजाई जाती है। सब पादरी भागने लगते हैं। ये देख पादरी कटपट एथेल्स्टन से पूछते हैं आखिर क्या हुआ है। एथेल्स्टन बताता है कि शैतान यहाँ आ गए हैं इस जगह को बर्बाद करने। पादरी कटपट अब सारे दरवाजे बंद करने का आदेश देते हैं और सबको अंदर रहने की हिदायत देते हैं। वही रैग्नर और उसके साथियों को पता चलता है कि पश्चिमी लोगों को उनके आने की खबर लग चुकी है और सब लोग अपने आप को तैयार कर लेते हैं। रैग्नर उनको वार्न करता है कि कोई भी अपनी जान की कुर्बानी नहीं देगा और ना ही देवताओं को खुश करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देगा, और सब साथ रहेंगे। अब वाइकिंग्स नाव को समुद्र किनारे खड़ा कर चर्च की ओर बढ़ते हैं। वही चर्च में सब लोग डर के मारे छुपने लगते हैं। रैग्नर दूर से चर्च को देख खुश होता है, क्योंकि आखिरकार वो पश्चिम में आया होता है। चर्च का दरवाजा बंद देख रोलो बाकियों से उसे तोड़ने को कहता है। चर्च के अंदर सब लोग डरकर यीशु से प्रार्थना करने में लग जाते हैं। रैग्नर उसके साथी दरवाजा तोड़ अंदर आते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तब रैग्नर की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है। जैसे ही वो दरवाजा तोड़ अंदर पहुंचता है, सब लोग डर जाते हैं। पादरी कटपट प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन रोलो उन्हें मार देता है। ये देख सब लोग भागने लगते हैं। अब रैग्नर के साथी सबको मारने लगते हैं। उन्हें जगह जगह ढूंढकर उन्हें मार देते हैं। कोई भी उन पर रहम नहीं करता। वो पादरियों को बड़ी बेरहमी से मारते हैं। तभी रैग्नर मुख्य गिरजाघर में जाता है। वहां पर सोने चांदी के साधन देख ये सब चौंक जाते हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने ऐसा पहले कभी देखा नहीं होता। एरिक यीशु की क्रॉस की तरफ देख कहता है कि लगता है यही इनके देवता है।
और शायद अब वो जिंदा नहीं है। तभी रैग्नर को कुछ आवाज सुनाई देती है और डेस्क के पीछे जाके देखता है, तब वहां पर उसे एथेल्स्टन मिलता है। एथेल्स्टन उसे ना मारने के लिए रैग्नर को देवता ओडिन की कसम देता है। ये सुनकर रैग्नर पूछता है कि तुम्हें हमारे देवताओं के बारे में कैसे पता है। एथेल्स्टन बताता है कि ईश्वर का प्रचार करने के लिए हम कई सारी जगह गए हैं, और वो रैग्नर से रहम की भीख मांगता है। रैग्नर एथेल्स्टन के हाथों में किताब देख पूछता है, यहाँ पर इतना सारा खजाना होने के बावजूद तुम इसे बचाना चाहते हो, आखिर क्यों? एथेल्स्टन कहता है कि ईश्वर के ज्ञान के बिना संसार में हर जगह अंधकार होगा। तभी वहां पर रोलो आकर कहता है, ये अजीब जगह है, यहाँ पर ना तो औरतें हैं ना ही सैनिक, क्योंकि ये एक चर्च होने के कारण यहाँ पर सिर्फ पादरी होते हैं। रोलो रैग्नर से एथेल्स्टन को जिंदा रखने की वजह पूछता है। रैग्नर कहता है कि इसकी जान ज्यादा कीमती है। रोलो उसे मारने जाता है, लेकिन रैग्नर उसे रोक लेता है। दूसरी ओर फ्लोकी गिरजाघर की लाइब्रेरी में जाता है और वहां से सभी लिखित दस्तावेजों को देख उन्हें जला देता है और उस गिरजाघर को भी जला देता है। वाइकिंग्स कुछ बचे हुए पादरियों को गुलाम बनाकर अपने साथ नाव में बिठाकर अपने वापसी के सफर पर लौटते हैं, और इसी के साथ सीजन 1 का ये सेकंड एपिसोड यही खत्म होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज वाइकिंग सीजन 1 एपिसोड 3 के बारे में। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से रैग्नर और उसके साथियों ने पश्चिम में नॉर्थ एम्ब्रिया इंग्लैंड जाकर वहां के गिरजाघर को लूट लिया, और एथेल्स्टन जो कि एक पादरी है उसे रैग्नर ने बंदी बनाकर अपने साथ रख लिया और वो वापसी के सफर पर निकल पड़े। और इसी के साथ ये एपिसोड शुरू होता है। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए लौटते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी की शुरुआत में रैग्नर और उसके साथी घर वापसी के सफर पर निकले होते हैं। सब काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना सोना देखा होता है। रैग्नर आराम करते हुए एथेल्स्टन की तरफ देख रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है स्कैंडिनेविया, जहाँ बियॉन मछलियां काट रहा होता है। तभी वहां पर कैटेगेट से बादशाह का मंत्री आया होता है। वो बियॉन से रैग्नर के बारे में पूछ रहा होता है। उतने में वहां लगार्था आ जाती है और वो बताती है कि रैग्नर मछलियां पकड़ने गया है। तो वो मंत्री उससे पूछता है कि वो आखिर कब तक लौटेगा। लगार्था उसे बताती है कि मुझे पता नहीं कि वो कब तक लौटेगा। वो लगार्था को शक की नजर से देख उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन लगार्था के हाथों में कुल्हाड़ी देख वो वहां से दूसरे लड़के को पास बुलाकर बादशाह के हाथों पवित्र कड़ा देने का कहकर उसे अपने साथ ले जाता है और जाते जाते सबको संभल कर रहने की हिदायत दे जाता है। उधर रैग्नर अपने भाई रोलो को इस कामयाबी के लिए बधाई दे रहा होता है। तभी रैग्नर की नजर एथेल्स्टन पर जाती है। वो कुछ पढ़ रहा होता है। रैग्नर उससे उसका नाम पूछता है और अपना नाम बताता है। अब रैग्नर एथेल्स्टन से उस जगह का नाम पूछता है जहां पर उन्होंने लूटमार और कत्लेआम किया था। एथेल्स्टन उस जगह का नाम लिंड्स फार्म बताता है। रैग्नर उससे पूछता है क्या वो इंग्लैंड है। एथेल्स्टन हाँ कहता है और एथेल्स्टन बताता है जो हुआ है वो होना ही था, क्योंकि ईश्वर के बंदों को उनके पापों की सजा मिलने वाली थी, इसीलिए ये सब हुआ है और इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ हूँ। लेकिन रैग्नर को ये बातें सुनकर हंसी आती है। वो एथेल्स्टन को बताता है कि मैं चाहता हूँ इसलिए तुम यहाँ हो, तुम्हें मैंने बचाया है। और इसी के साथ ये पश्चिम छोड़ नॉर्थ में आगे बढ़ने लगते हैं। एथेल्स्टन के लिए ये सब कुछ नया होता है। एथेल्स्टन के साथ और कुछ पादरी होते हैं, उनमें से एक नाव में ही मर जाता है। रैग्नर और उसके साथी उसे नदी में फेंक देते हैं। ये देख बाकी के पादरी और भी डर जाते हैं। एथेल्स्टन उस मरे हुए पादरी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। वही फ्लोकी अपनी और अपनी बनाई हुई नाव को लेकर खुश होता है और इसी के साथ रैग्नर और उसका ग्रुप कैटेगेट पहुंच जाता है। सबको सुरक्षित लौटते देख उनके घर वाले खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर एक और वाइकिंग्स योद्धा आके रैग्नर को उसकी सफलता के लिए बधाई देता है और उस पर भरोसा ना दिखाने के लिए उससे माफी मांगता है और साथ ही रैग्नर की बहादुरी को सलाम करता है। सब लोग रैग्नर को बधाइयां देते हैं। तभी वहां पर रैग्नर को गनुट दिख जाता है। गनुट को देख रैग्नर उसे उनके साथ ना आने पर ताने कस रहा होता है। गनुट रैग्नर की बात को अनदेखा कर कहता है कि बादशाह ने उसे बुलाया है। अब रैग्नर वहां से चला जाता है। सब लोग रैग्नर ने लाए हुए खजाने को देख रहे होते हैं, क्योंकि इतना खजाना उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा होता। वहां पर बादशाह हेरोल्ड भी मौजूद होते हैं। रैग्नर बादशाह से कहता है कि ये खजाना लूटना तो बच्चों का खेल है, क्योंकि वहां पर तो एक भी सिपाही नहीं था, वहां तो सिर्फ पादरी मौजूद थे। वो एथेल्स्टन को दिखाते हुए कहता है कि ये भी उनमें से एक है। रैग्नर भरे दरबार में सबसे कहता है कि इंग्लैंड के अलावा पश्चिम में और भी ऐसी जगह है जहां हमारा इंतजार कर रहा है बेशुमार खजाना, इसीलिए वहां जाने में हम सबका फायदा होगा। बादशाह हैरान होते हुए रैग्नर को पूछते हैं कि तुम वहां तक पहुंचे कैसे, क्योंकि आज तक हर कोई वहां पहुंचने में नाकाम हुआ था। रैग्नर कहता है
बाकियों के मुकाबले हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि थॉर हमारे साथ थे। सब रैग्नर की बातों में हामी भरते हैं। बादशाह कहता है कि अब ये सारा खजाना हमारा है, लेकिन रैग्नर मुआवजे की बात करता है क्योंकि नाव बनाने में फ्लोकी और उसके पास के पैसे खर्च हुए होते हैं। साथ ही साथ इस सफर में जो साथी उसके साथ थे उनको भी मुआवजा दिए जाने की पेशकश करता है, लेकिन बादशाह रैग्नर का मजाक उड़ाते हुए सब लोगों को सिर्फ एक एक सोने की चीज ले जाने की इजाजत देता है और रैग्नर से वो एक चीज चुनने को कहता है। लेकिन रैग्नर सोने की हर एक चीज को बड़ी बारीकी से देखता है और वो बादशाह के पास जाकर एथेल्स्टन को अपनी गुलामी के लिए चुनता है। सब लोग रैग्नर पर हंसने लगते हैं क्योंकि सोना छोड़कर रैग्नर ने एथेल्स्टन को चुना होता है। बादशाह उसे एथेल्स्टन को ले जाने की अनुमति देता है। रैग्नर एथेल्स्टन को लेकर वहां से गुस्से से चला जाता है। रैग्नर के पीछे पीछे रोलो भी आ जाता है। रोलो रैग्नर पर सब सोना वही छोड़ने की वजह से गुस्से से सवाल पूछता है। रैग्नर रोलो को बताता है हेरोल्डसन हमें मारने की वजह ढूंढ रहे थे और अगर हम ऐसी मौत मरते तो हमें वेलहेला में जगह नहीं मिलती, और रोलो को यकीन दिलाता है कि हम दोबारा जाकर काफी सारा सोना लूट के लाएंगे। लेकिन इतने में भी चतुराई दिखाते हुए रोलो अपने पास कुछ चीजें लाया होता है। ये देख चोरी के लिए रैग्नर रोलो पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ओडिन इस गलती के लिए हमें कभी माफ नहीं करेंगे, और रोलो को समझ देकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर सिगी इतनी सारी सोने की चीजें देख खुश हो रही होती है क्योंकि इतना खजाना उन्होंने कभी देखा नहीं होता, और रैग्नर को खजाना ना देने और उसे बिना कुछ लिए यहाँ से भगाने के लिए बादशाह की हौसला अफजाई कर रही होती है। वो कहती है कि आप सबसे ताकतवर हो और आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। वही दूसरी ओर रैग्नर एथेल्स्टन को लेकर अपने घर पहुंचता है। उतने में वहां बियॉन और लगार्था आ जाते हैं। लगार्था रैग्नर से खजाने के बारे में पूछती है, लेकिन रैग्नर उसे बता देता है कि सारा खजाना बादशाह ने ले लिया। रैग्नर एथेल्स्टन को अपने परिवार से मिलाता है। बियॉन एथेल्स्टन के बालों की तरफ देख उससे उसके बालों के बारे में पूछता है। एथेल्स्टन बताता है जब हम पादरी बनते हैं तब हमारे बाल कटवाने पड़ते हैं ताकि हम अलग लगे। बियॉन और गीडा बड़ी बारीकी से एथेल्स्टन को निहार लेते हैं। रैग्नर अपनी बीवी लगार्था को एथेल्स्टन के सामने लाकर उसे अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए मजे लूटने को कहता है। रैग्नर को जानना होता है कि क्या सच में एथेल्स्टन एक सच्चा बंदा है या नहीं, लेकिन एथेल्स्टन लगार्था की ओर बिना देखे रैग्नर की बात को टाल देता है और उसे वहां से जाने को कहता है। दूसरे दिन नदी के किनारे एथेल्स्टन अपने सिर के बाल देख और खुद को लाचार पाकर दुखी होता है और रैग्नर के घर में आकर छुरी की मदद से अपने बाल निकालने की कोशिश करता है। अब सीन शिफ्ट होता है पहाड़ी इलाकों में, जहाँ बादशाह हेरोल्डसन एक लड़के से गड्ढा खुदवा लेते हैं और उसमें सोना चांदी दफना देते हैं। ये देख वो लड़का पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तब मंत्री कहता है कि ओडिन ने कहा है कि जो इंसान अपने जीते जी जो खजाना बचा लेता है वो उसे मरने के बाद भी वेलहेला में इस्तेमाल कर सकता है। वो कहता है हाँ, लेकिन उस खजाने की रखवाली करना जरूरी है, और इसकी रखवाली के लिए राजा का मंत्री उस लड़के को मारकर सोने के साथ दफना देता है। दूसरी ओर रैग्नर एथेल्स्टन की मेहमान नवाजी कर इंग्लैंड के बारे में पूछताछ करता है। एथेल्स्टन बताता है कि इंग्लैंड में कुल मिलाकर 4 रियासतें हैं और तुम नॉर्थ एम्ब्रिया की रियासत में आए थे और वहाँ के बादशाह का नाम है राजा एला। वो बेहद ताकतवर है। रैग्नर पूछता है कि फिर उसके सैनिकों ने तुम्हारी रखवाली क्यों नहीं की। एथेल्स्टन कहता है कि तुम्हारे आने से पहले हमें कोई रखवाली की जरूरत नहीं थी। रैग्नर कहता है तुम्हारा देवता तो लालची है, इसलिए तुम्हारे साम्राज्य में इतना सोना चांदी है। एथेल्स्टन कहता है ऐसा नहीं, हमारा ईश्वर तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ईसाई धर्म के लोग बेशुमार दौलत ईसाई घरों में दान करते हैं ताकि उनकी आत्मा को जन्नत में जगह मिल सके। रैग्नर को इस सब बातों से पश्चिम के बारे में जानने की चाहत बढ़ जाती है। दूसरे दिन रैग्नर के घर आसपास के लोग एथेल्स्टन को देखने आते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है कैटेगेट, जहां रैग्नर एथेल्स्टन को लेकर बादशाह के पास जाता है। बादशाह रैग्नर से यहाँ आने की वजह पूछता है। रैग्नर कहता है कि मैं फिर से पश्चिम जाना चाहता हूँ। मेरे गुलाम एथेल्स्टन ने मुझे पश्चिम के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। रैग्नर बादशाह से एथेल्स्टन ने बताई हुई सारी बातें बता देता है और कहता है हम और ऐसी कई जगह लूट सकते हैं। तभी एथेल्स्टन कहता है ये सब झूठ है। रैग्नर एथेल्स्टन को चुप कराते हुए बादशाह से जहाज लौटाने और फिर से इंग्लैंड जाने की इजाजत मांगता है और कहता है जो भी कुछ लूट में मिलेगा वो सब हम लाकर आप ही को देंगे। ये सुनकर बादशाह तैयार हो जाता है, लेकिन वो रैग्नर के सामने एक शर्त रखते हुए कहता है कि हमारा एक जाबाज योद्धा गनुट तुम्हारे साथ आएगा। रैग्नर बादशाह की इजाजत लेकर वहां से निकलता है। बादशाह गनुट को रैग्नर पर नजर रखने और समंदर में रास्ता ढूंढने की तकनीक जानने को कहता है। रैग्नर जब घर आ रहा होता है तब एथेल्स्टन बीच में रुक जाता है। ये देख रैग्नर एथेल्स्टन की गले की रस्सी काटकर उसे आजाद कर देता है। वो घर आकर लगार्था को पश्चिम की ओर चलने के लिए तैयार रहने को कहता है। ये सुन लगार्था खुश हो जाती है। वो रैग्नर से कहती है पर हमारे बच्चों और खेत को कौन संभालेगा। रैग्नर कहता है कि एथेल्स्टन बच्चे और खेतों का ख्याल रखेगा। ये सुन बियॉन नाखुश होते हुए कहता है
एक गुलाम मेरा ख्याल रखे, इससे अच्छा तो मैं खुद अपना ख्याल रख लूंगा। रैगनर अपनी बेटी गीडा से पूछता है। गीडा कहती है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लगार्था सख्ती के साथ एथेल्स्टन को बच्चों पर कड़ी निगरानी रखने को कहती है। दूसरे दिन सब वाइकिंग्स सफर पर जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी रोलो गनुड को पकड़कर उसका गला दबाते हुए कहता है, आखिर तुम किसकी तरफ हो? अगर तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गनुड कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिछली बार मैंने तुम्हारे साथ ना आकर बड़ी गलती की थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। अब सब लोग फिर से इंग्लैंड के सफर पर निकलते हैं। सफर की शुरुआत में ही बारिश गिरने लगती है और कुछ ही दिनों में वो किंगडम ऑफ नॉर्थ एम्ब्रिया इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें आते एक मुसाफिर देख लेता है। तभी रैगनर और उसके साथी समुद्र किनारे आते ही वहां पर महाराज एला के सैनिक आ जाते हैं और वो रैगनर से पूछते हैं, आखिर तुम यहाँ क्यों और किस लिए आए हो? रैगनर कहता है, हम यहाँ सौदा करने आए हैं। सिपाही कहता है, अगर तुम्हें व्यापार करना है तो तुम्हें हमारे महाराज एला से मिलना होगा। लेकिन रोलो रैगनर को उन पर भरोसा ना करने को कहता है। तभी एरिक आगे आके रैगनर को कहता है कि रोलो सही कह रहा है, हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें खत्म कर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी ये बातें सुन राजा एला के सैनिक डर जाते हैं। तभी उनका सेना रक्षक रैगनर को शांतिपूर्वक साथ चलने को कहता है। रैगनर उनके साथ जाने को तैयार होता है, लेकिन रोलो और बाकी के साथी साथ चलने को ना कहते हैं क्योंकि उन्हें उन पर भरोसा नहीं होता। तभी एक सैनिक दोस्ती के नाते रोलो के गले में अपना हार डालता है। उतने में फ्लोकी आगे बढ़कर दूसरे सैनिक के गले का क्रॉस तोड़ता है और इसी के साथ लड़ाई शुरू होती है। सारे वाइकिंग्स बड़ी बेरहमी से उन सैनिकों को मार डालते हैं। उतने में दो सैनिक वापस भाग रहे होते हैं। रैगनर उनमें से एक को पकड़ लेता है और एक सैनिक घोड़े पे बैठकर वहां से भाग जाता है। और इसी के साथ वाइकिंग सीजन 1 का एपिसोड 3 यही खत्म हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ वेब सीरीज वाइकिंग सीजन 1 एपिसोड 4 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रैगनर बादशाह हेरोल्डसन को राजी कर दोबारा पश्चिम जाने की इजाजत लेता है। बादशाह रैगनर के साथ अपने वफादार गनुड को भेजता है और साथ ही साथ रैगनर इस बार एथेल्स्टन को अपने बच्चों की जिम्मेदारी देकर लगार्था को अपने साथ ले जाता है। पश्चिम में नॉर्थ एम्ब्रिया इंग्लैंड पहुंचने पर राजा एला और रैगनर के ग्रुप में झड़प हो जाती है और वहां से बच के एक सैनिक वहां से भाग जाता है। और अब फोर्थ पार्ट की यही से शुरुआत होती है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए लौटते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। अब जो सैनिक बच गया था वो सीधे राजा एला के महल जाकर उसे वाइकिंग्स के आने की खबर देता है। राजा एला पूछते हैं, क्या वो फ्रैंकीज नहीं थे? तब सैनिक कहता है कि वो सब लंबे चौड़े हाथों में कुल्हाड़ी लिए थे। अब राजा एला का सेनापति उन्हें एक लेटर देते हुए कहता है कि ये वही लोग होंगे जिन्होंने लिंडिस फार्म जैसे पवित्र स्थल पर हमला किया था। तब राजा एला वो लेटर पढ़ते हैं और पूछते हैं, आखिर ये नापाक लुटेरे आए कहाँ से है? सेनापति राजा को बताता है कि वो उत्तरवासी है। राजा एला सेनापति को आदेश देता है कि उन्हें हमारी सल्तनत से जल्द दफा किया जाए। वहीं दूसरी ओर रैगनर और उसके साथी पहाड़ी इलाके से होते हुए हेक्सहेम शहर के नजदीक जा पहुंचते हैं और अब वो जंगल में जाकर दूर से ही उस जगह को निहारते हैं। वो एक बड़ा सा शहर होता है। ये देख रोलो रैगनर को कहता है, हमें अभी हमला कर देना चाहिए, लेकिन रैगनर हमले के लिए मना कर देता है। ना सुनते ही रोलो रैगनर से इसकी वजह पूछता है। रैगनर उसे बताता है, ये शहर बहुत बड़ा है और हम सिर्फ मुट्ठी भर, इसलिए हम कल उन पर हमला करेंगे। लेकिन रोलो की समझ में कुछ नहीं आता। वो कहता है, हम उन पर अचानक हमला करेंगे तो उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन रैगनर रोलो की बात नहीं मानता। दूसरे दिन सुबह रैगनर फ्लोकी को उठाते हुए लगार्था को आज संभल कर रहने की सलाह देता है। रोलो आगे आते हुए हमले के लिए रैगनर को कहता है, लेकिन रैगनर और थोड़ी देर रुकने को कहता है। सब लोग रैगनर की प्लानिंग पर सवाल उठाते हैं और रैगनर से रुकने की वजह जानना चाहते हैं। तभी उतने में गिरजाघर की घंटी बज जाती है, क्योंकि रैगनर को पता होता है कि संडे के दिन सब लोग गिरजाघर में प्रार्थना में व्यस्त रहेंगे और उन्हें रोकने के लिए कोई नहीं होगा। अब वाइकिंग्स शहर का मुख्य द्वार तोड़ अंदर जाते हैं और अपनी लूटमार चालू कर देते हैं। तभी गिरजाघर में प्रार्थना चल रही होती है। तभी रैगनर और उसके साथी दरवाजा तोड़ अंदर जाते हैं। अब वहां सब लोग काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं। उतने में कुछ आदमी हिम्मत कर रैगनर के ग्रुप के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वाइकिंग्स उन्हें बुरी तरीके से मार डालते हैं। तभी चर्च के फादर रैगनर से कहते हैं कि ईश्वर के लिए ऐसा जुल्म मत करो। वो रैगनर को कहते हैं कि ये ईश्वर का घर है, लेकिन रैगनर उन्हें बताता है कि हम अपना काम करने आए हैं, तुम हमें मत रोको और ना ही हमसे डरो। तभी फादर सबको बताते हैं कि ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इन्हें मत रोको। अब सारे वाइकिंग्स गिरजाघर को लूटना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ की सारी सोने चांदी की चीजें इकट्ठा करने लगते हैं। रोलो तो मरने वाले आदमी को जो पीने का ग्लास रखा होता है वो भी नहीं छोड़ता। दूसरी ओर फ्लोकी गिरजाघर का पवित्र जल भी पी लेता है। फादर उसे ना पीने को कहते हैं,
लेकिन फ्लोकी उसकी बात नहीं मानता। वो वहां से क्रॉस लेकर फादर को मार कर चला जाता है। वही दूसरी ओर गनुट एक घर में घुसकर वहां सोने चांदी की चीजें ढूंढने लगता है। तभी उसे वहां पर एक औरत नजर आती है। वो उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। तभी वहां लगारथा आकर उसे रोक लेती है, लेकिन वो लगारथा को पीटते हुए उसकी इज्जत पर हाथ डालता है। अब लगारथा अपना चाकू निकाल गनुट को मार देती है। अब सब वाइकिंग सोना लूट कर वहां से जाने लगते हैं। रैगनर गनुट के बारे में पूछता है। तब लगारथा उससे कहती है कि उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे मार डाला। अब वो समंदर किनारे लौटते हैं। वहां पर राजा एला के सैनिक पहले से ही उन्हें रोकने के लिए वहां मौजूद होते हैं। ये देख वाइकिंग्स चौंक जाते हैं। वहां उन पर तीरों से हमला किया जाता है और लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। अब उन लोगों में कड़ी झड़प होती है, लेकिन वाइकिंग्स बड़ी बेरहमी से उन सैनिकों को मारने लगते हैं। ये देख राजा एला का सेनापति हैरानी में पड़ जाता है और वो वहां से भाग जाता है। राजा एला सेनापति को पीठ दिखाकर भागाने के लिए कायर कहते हैं। सेनापति बताता है कि वो लोग जानवर थे। राजा एला कहता है, क्या वो इंसान नहीं थे? उनकी रगों में खून नहीं था? क्या उनके सिंग थे जो तुम वहां से भाग आए? सेनापति राजा एला को रैगनर लैथब्रुक का नाम बताता है। वही दूसरी ओर कैटेगेट में गीडा एथलस्टन से उसके परिवार के बारे में पूछ रही होती है। वो उसे बताता है कि हम सबका एक ही गॉडफादर है, वो है ईश्वर। दूसरी ओर नॉर्थ एमरिया के किनारे पर वाइकिंग्स अपने मरे हुए साथियों को दफना देते हैं। वहां पर एरिक अपने साथियों की मौत के लिए राजा एला से बदला लेने का कहता है। रैगनर कहता है, हम बदला जरूर लेंगे, लेकिन वक्त आने पर। दूसरे सीन में बियॉर्न एथलस्टन के सामने कैटेगेट जाने की जिद कर रहा होता है, लेकिन एथलस्टन उसे मना कर देता है। अब बियॉर्न वहां से गुस्से से चला जाता है, क्योंकि उसे अपने पिता का स्वागत करने कैटेगेट जाना होता है। अब एथलस्टन बियॉर्न को समझाते हुए कैटेगेट जाने के लिए हाँ कर देता है। अब रैगनर और उसका ग्रुप कैटेगेट पहुंच जाता है, जहां सब लोग काफी खुश होते हैं। तभी वहां पर बादशाह हेरोल्डसन आकर सफर के बारे में पूछताछ करते हैं। रैगनर कहता है, उन ईसाई लोगों ने हम पर हमला किया था, पर जीत आखिर में हमारी हुई। बादशाह रैगनर से खुश होते हुए उसे लूट का बड़ा हिस्सा देने की घोषणा करता है। अब वो गनुट के बारे में पूछता है। रैगनर कहता है कि वो अब वो नहीं रहा, मैंने उसे मार दिया क्योंकि उसने मेरी बीवी लगारथा की इज्जत लूटनी चाहिए। बादशाह को इस बात पर भरोसा नहीं होता। वो रैगनर को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। शाम के वक्त बादशाह रोलो को उनसे मिलने बुलाते हैं। वो रोलो को रैगनर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। वो रोलो को कहते हैं कि पश्चिम की यात्रा पर तुम भी थे, लेकिन हर जगह सिर्फ रैगनर की ही वाहवाही हो रही है। उसे सिर्फ अपना नाम बड़ा करना है, लेकिन उसने ये सब तुम्हारे साथ की वजह से किया। अब वो रोलो को रैगनर का साथ छोड़ उनका साथ देने को कहता है। साथ ही साथ पश्चिम की बड़ी लूट का हिस्सा देते हुए अपनी बेटी थेरी की शादी का प्रस्ताव रखता है और उसे अगला राजा बनाने का ख्वाब दिखाता है। अब दूसरे दिन रैगनर के ऊपर सुनवाई के लिए सभा बुलाई जाती है। वहां बियॉर्न, गीडा, लगारथा सभी मौजूद होते हैं। बादशाह सबको कैटेगेट के नियमों से रूबरू कराते हुए रैगनर को हत्यारा कहते हैं। वो कहते हैं कि गनुट हमारे पिता की नाजायज औलाद थी, लेकिन हम उसे सगे भाई की तरह चाहते थे। वो कहता है कि रैगनर ने लूट के दौरान मौके का फायदा उठाकर गनुट को बड़ी बेरहमी से मार डाला। रैगनर कहता है कि उसने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डाला था, इसी वजह से मैंने उसे मार डाला। वो सब लोगों की तरफ इशारा कर पूछता है कि अगर आप लोगों की बीवी के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते। लगारथा भी अब रैगनर का साथ देती है, लेकिन बादशाह उसे झूठी और गिरी हुई औरत कहता है। अब लगारथा गुस्से से कहती है कि रैगनर ने नहीं बल्कि मैंने मारा है गनुट को, लेकिन बादशाह लगारथा की बात नहीं मानते। वो कहता है कि तुम तो एक औरत हो, मेरे भाई को रैगनर ने ही मारा है और इस बात का चश्मदीद गवाह भी हमारे पास है। अब रोलो आगे आ जाता है। बादशाह का मंत्री उसे कड़े की कसम खाकर सच बोलने को कहता है। रोलो रैगनर की ओर देखते हुए कहता है कि इसी ने गनुट को मारा है, क्योंकि गनुट ने लगारथा की इज्जत पर हाथ डाला था, इसलिए रैगनर बेकसूर है और अब रैगनर को बाइज्जत बरी किया जाता है। अब रात को कैटेगेट में एरिक के घर जश्न होता है। रैगनर रोलो को इस बात के लिए शुक्रिया कहता है। अब सब लोग खुशी खुशी जश्न मनाते हैं। वहां पर लगारथा भी रोलो को शुक्रिया कहती है। अब वहां हंसी मजाक चल रहा होता है। तभी एरिक बाहर जाता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग एरिक को मार डालते हैं और घर के अंदर घुस उन पर हमला कर देते हैं, जहां रैगनर और उसके साथी उन्हें बड़ी बेरहमी से मारते हैं। अब वहां सब लोग एरिक की मौत का शोक मनाते हैं। दूसरे दिन इस बात से रैगनर घर पर गुस्से से लकड़ियां काट रहा होता है। दूसरी ओर हेरोल्डसन पीर बाबा के पास जाता है। वहां पीर बाबा कैटेगेट में आपसी जंग और खून खराबा होने की भविष्यवाणी करता है। साथ ही साथ रैगनर के हाथों उसकी मौत की भविष्यवाणी करता है। वही दूसरी ओर रैगनर पहाड़ी पर बैठ हेरोल्डसन से बदले के बारे में सोच रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो अगेन गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं वाइकिंग्स के नेक्स्ट यानी कि 5th एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।
हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी कट्टा तरुण पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ वेब सीरीज वाइकिंग्स सीजन 1 एपिसोड 5 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रैग्नर अपनी वाइफ लगार्था और बाकी के साथियों को लेकर हेक्सहैम शहर लूटने को गया। वहाँ उनके साथ बादशाह ने उनके खास आदमी गनुट को रैग्नर के साथ भेजा था। वहाँ गनुट ने लगार्था की इज्जत लूटनी चाहिए, लेकिन लगार्था ने उसे मार डाला और जब वो वापस कैटेगेट आए तब गनुट की मौत के जुर्म में रैग्नर पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन रोलो की गवाही की वजह से रैग्नर बाइज्जत बरी हुआ। इस बात से नाराज होकर बादशाह ने रैग्नर और उसके साथियों को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो सब बच गए और इसी स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाते हुए 5th एपिसोड की शुरुआत होती है। कहानी की स्टार्टिंग में हमें कैटेगेट दिखाया जाता है। वहाँ पर बादशाह एक छोटे बच्चे को उसके उज्जवल भविष्य के लिए दुआएं दे रहा होता है। दूसरी ओर रैग्नर एथलस्टन को साथ लेकर मछलियां पकड़ लाता है। वहाँ पर एथलस्टन रैग्नर से कहता है कि तुम्हारी दुनिया के कानून तो मेरी समझ से बाहर है। यहाँ पर कोई गुलाम औरत की इज्जत लूट सकता है, लेकिन आम औरत के साथ ऐसा करना गुनाह माना जाता है। रैग्नर कहता है कि अगर यहाँ के नियम ऐसे है तो है, लेकिन अब ये दुनिया तुम्हारी भी तो है। और रैग्नर कुछ सोच में पड़ जाता है। ये देख एथलस्टन कहता है कि तुम किस बात की तैयारियां कर रहे हो, तुम कुछ तो बड़ा करने की फिराक में हो और तुमने खुद को पहले से और मजबूत बनाया है, लेकिन मुझे बताओ इस बारे में तुम्हारे देवता क्या कहते हैं। इस बात से रैग्नर को गुस्सा आता है। वो एथलस्टन पर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। दूसरी ओर कैटेगेट में बादशाह लड़ाई की तैयारी कर स्कैंडिनेविया रैग्नर लैथब्रुक के यहाँ हमला कर देता है। तभी रैग्नर शिकार करने जंगल में गया होता है। स्कैंडिनेविया में बादशाह के सैनिक आम लोगों पर हमला कर देते हैं। तब बियॉन लगार्था को यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन वो रैग्नर के आने तक अपने बच्चों को रुकने को कहती है। वही अब जंगल में रैग्नर को लोगों की चीखें सुनाई देती है। अब वो दौड़ते हुए अपनी बस्ती की ओर जाता है। वहाँ सब जगह बादशाह के सिपाही घरों को आग लगाकर आम लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं। अब रैग्नर भी एक एक कर सिपाहियों को मारने लगता है। इसी बीच रैग्नर जख्मी हो जाता है। उतने में राजा का मंत्री तीरों से हमला कर रैग्नर को और जख्मी कर देता है। अब घर जाकर रैग्नर लगार्था और अपने बच्चों को वहाँ से नाव की तरफ खुफिया रास्ते से भेजता है। बादशाह और उसके सिपाही रैग्नर के घर को बाहर से घेर लेते हैं और उसे बाहर आने को कहते हैं। रैग्नर घुटनों पे आकर बादशाह के सामने झुक जाता है। वही लगार्था छुपते छुपाते वहां से निकलकर नाव तक पहुंच जाती है। उधर बादशाह रैग्नर को हार मानते हुए मौत की सजा कबूल करने को कहते हैं। रैग्नर बादशाह से इजाजत मांगते हुए देवताओं का आवाहन करता है। वो देवता ओडिन से मदद की गुहार लगाते हुए बादशाह के सैनिकों पर हमला कर वहां से भाग जाता है। वही लगार्था नाव में बैठकर वहां की तबाही का नजारा देख रही होती है। उधर रैग्नर अपने घोड़े से उतरकर छुपते छुपाते नदी की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन सिपाही उसे देख लेते हैं। अब रैग्नर काफी बुरी हालत में नदी में छलांग लगा देता है। ये देख एथलस्टन भी अब नाव में से छलांग लगाकर रैग्नर को पानी से निकाल लेता है। दूसरी ओर बादशाह रैग्नर की जमीन को जब्त करने का हुक्म देते हैं। उधर एथलस्टन और लगार्था जख्मी रैग्नर को लेके फ्लोकी के यहाँ जाते हैं। वहाँ फ्लोकी रैग्नर की यह हालत देख अपनी वाइफ हेल्गा को कुछ जड़ी बूटियां लाने को कहता है। दूसरी ओर बादशाह ने पड़ोसी बादशाह को कैटेगेट में मेहमान नवाजी के लिए बुलाया होता है। वहाँ बादशाह अपनी बेटी का रिश्ता बादशाह बियोनी, जो कि काफी बूढ़ा होता है, उससे तय कर देता है। दूसरी ओर फ्लोकी रैग्नर के घाव साफ करता है। वहाँ एथलस्टन ईश्वर की माँ मरियम से रैग्नर के ठीक होने की प्रार्थना करता है। वही कैटेगेट में सिगी अपनी बेटी के रिश्ते को लेकर खुश नहीं होती। बादशाह उसे समझाता है वो एक ताकतवर बादशाह होने के साथ साथ राजा हॉरिक के भाई है और इस शादी से हमारी ताकत और हैसियत में इजाफा होगा। सिगी कहती है वो आदमी बूढ़ा और बदसूरत है। बादशाह उसकी बात नजरअंदाज कर कहता है जब हमारे बेटों का कत्ल हुआ था वो नजारा हमने देखा था। अगर जिंदगी हमें ऐसे दिन दिखाए तब एक बूढ़े आदमी से अपनी बेटी की शादी होना ये बात भी आम लगने लगती है। दूसरी ओर फ्लोकी के यहाँ रैग्नर से मिलने उसका दोस्त टार्सन आया होता है। अब रैग्नर की तबीयत में पहले से सुधार आ रहा होता है। टार्सन कहता है कि हम सब पर नजर रखी जा रही है, लेकिन मैं उन्हें चकमा देकर यहाँ तक चला आया। अब शाम के वक्त सब लोग खाना खा के सो जाते हैं। रैग्नर टार्सन से अपनी नाव के बारे में पूछता है। टार्सन उसे बताता है कि बादशाह ने नाव को कब्जे में ले लिया है और उसने अपनी बेटी की शादी बादशाह बियोनी से तय की है और वो उसे हमारी नाव दहेज में देने वाला है। अब नॉर्थ में सर्दियों के मौसम की शुरुआत होती है। कैटेगेट में बादशाह की बेटी की शादी का जश्न मनाया जा रहा होता है। तभी वहाँ रोलो आ जाता है। बादशाह रोलो को देख हैरानी में पड़ जाते हैं और रोलो से वहाँ आने की वजह पूछते हैं। रोलो बादशाह से कहता है कि आपके सैनिक हर वक्त मुझ पर नजर रखे हैं, आप उन्हें समझाए कि ऐसा ना करें क्योंकि रैग्नर मर चुका है। बादशाह उसे कड़ी की कसम खाने को कहता है। रोलो कहता है कि मैं कड़ी की कसम नहीं खा सकता क्योंकि मैंने उसकी लाश नहीं देखी। बादशाह कहता है
कि हम तुम्हारा यकीन क्यों करें, इससे पहले भी तुमने हमें दगा दिया है। रोलो कहता है कि आप यहाँ के बादशाह हो, आप ही यहाँ पर सब तय करते हो और मुझे आपके साथ बने रहना है, मुझे लड़ाई में हिस्सा लेना है, मुझे ऐसे चुपचाप नहीं रहना, मैं एक योद्धा हूँ और यही मेरा मकसद है। अब बादशाह रोलो को कैटेगेट में रहकर सफर की तैयारी और जहाजों की देखरेख का काम देते हैं। दूसरी ओर फ्लोकी के यहाँ एथलस्टन फ्लोकी से उनके देवताओं के बारे में पूछ रहा होता है। तब रैग्नर कहता है कि थोर थ्रोडिन में रहते हैं और फ्रे एल्फिन में रहती है। फ्लोकी कहता है कि एल्फिन में ही वेलहेला है, जहाँ पर ओडिन सभी शहीदों से मिलते हैं। उसका भवन ढालों से बना हुआ है जो कि भालों पर टिका है और भवन में कुल मिलाकर 800 से ज्यादा दरवाजे हैं। एथलस्टन को ये सब सुन हैरानी होती है। दूसरी ओर कैटेगेट में रोलो छुपते छुपाते सिगी से मिलने जाता है क्योंकि वो सिगी से प्यार करता था। सिगी उसे यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि बादशाह रोलो को मारने की फिराक में होता है। अब रोलो वहाँ से जाने लगता है, तभी सैनिक उसे घेर कर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे रोलो बुरी तरीके से जख्मी होता है। अब बादशाह रोलो से रैग्नर के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन रोलो उन्हें कुछ नहीं बताता। वही फ्लोकी के यहाँ टॉर्सन आ जाता है और रैग्नर को बताता है कि बादशाह ने धोखे से रोलो को बंदी बनाया है। ये बात मुझे महारानी सिगी ने बताई है, वो रोलो पर जुल्म कर रहा है। फ्लोकी कहता है कि बादशाह रैग्नर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा है। अब इस बात से रैग्नर को काफी गुस्सा आता है। वो फ्लोकी को पास बुलाकर कहता है कि तुम कैटेगेट जाकर मालिक को मुझसे लड़ने की खुली चुनौती देना, और अगर उसने मना कर दिया तो जिंदगी भर उसे इस लानत के साथ जीना पड़ेगा और ओडिन उसे कभी वेलहेला में नहीं लेंगे। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेब सीरीज वाइकिंग सीजन 1 एपिसोड 6 को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बादशाह ने रैग्नर और उनके साथियों पर हमला कर उसकी बस्ती को जला दिया और उस हमले से बचते हुए रैग्नर और उसका परिवार फ्लोकी के यहाँ गया। वहाँ पर फ्लोकी ने रैग्नर का इलाज कर उसकी जान बचाई। उधर बादशाह ने रैग्नर का पता न बताने के लिए रोलो को बंदी बना लिया। अब रोलो के बंदी बनने की खबर टॉर्सन रैग्नर को देता है। इस बात से रैग्नर को काफी गुस्सा आता है। अब रैग्नर बादशाह को उसके साथ लड़ने की खुली चुनौती वाला संदेश देने फ्लोकी को कैटेगेट भेजता है। और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए लौटते एक कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। शुरुआत में हमें फ्लोकी दिखाया जाता है। फ्लोकी बादशाह को रैग्नर के साथ लड़ने की चुनौती देता है। ये सुन बादशाह रैग्नर की चुनौती का मजाक उड़ाते हैं। ये देख फ्लोकी कहता है कि अगर आपने चुनौती स्वीकार नहीं की तो आपको जिंदगी भर इस लानत के साथ जीना होगा। ये सुन बादशाह कहते हैं कि एक गुनहगार की चुनौती स्वीकार करने से बड़ी लानत क्या होगी। बादशाह का सेनापति इस चुनौती को ठुकरा कर कहता है अगर रैग्नर कैटेगेट में दिखे तो उसे बंदी बनाया जाए। लेकिन वही बादशाह को पीर बाबा की भविष्यवाणी याद आती है। पीर बाबा ने कहा होता है कि अगर रैग्नर उसे मार देगा तो बादशाह नहीं बनेगा, और इसी वजह से बादशाह रैग्नर की चुनौती स्वीकार करता है और फ्लोकी को छोड़ देता है। रात के वक्त हेरोल्डसन चांद की तरफ देख कुछ सोच रहा होता है। तब सिगी वहां आकर बादशाह को सोने के लिए कहती है क्योंकि कल बादशाह और रैग्नर के बीच में मुकाबला होता है। बादशाह सिगी से कहता है कि हम रैग्नर की इज्जत करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल हमारे जैसा है, बेचैन, लड़ाई से ना डरने वाला। इसीलिए तो किस्मत ने हमें आमने सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन अब रैग्नर को मारने के बाद हम खुद पश्चिम जाएंगे। दूसरे दिन बादशाह देवता ओडिन से उसकी मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन देवताओं से उसे कोई संकेत नहीं मिलता। अब रैग्नर और उसका परिवार नाव के सहारे कैटेगेट में पहुंच जाता है। वहां सब लोग ये लड़ाई देखने आए होते हैं। उतने में दूसरी ओर से बादशाह आ जाते हैं। वहां सेनापति लड़ाई के नियम बताते हुए कहता है कि दोनों के पास 2 ढालें हैं, अगर वो टूट गई तो और ढालें नहीं मिलेगी। अब वो दोनों अपनी मनपसंद ढालें लेकर लड़ाई की शुरुआत करते हैं। वहां रैग्नर तो पहले से ही जख्मी होता है, लेकिन शुरुआत में ही वो बादशाह को कड़ी टक्कर देता है। अब दोनों अपनी तलवारें फेंक कुल्हाड़ी लेकर लड़ने लगते हैं। वहां बादशाह रैग्नर पर कुल्हाड़ी से वार करते हैं, लेकिन रैग्नर भी पलटवार करते हुए बादशाह हेरोल्डसन पर वार कर देता है, जिससे बादशाह जमीन पर गिर जाता है। तब रैग्नर को वहां कुछ संकेत नजर आते हैं। वो बादशाह को ओडिन के आने की खबर बताते हुए बादशाह के हाथ की नस काट देता है, जिससे बादशाह की मौत हो जाती है। ये देख सेनापति रैग्नर पर हमला करने का हुक्म देता है, लेकिन रोलो कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। इस मौके का फायदा उठाकर सिगी बादशाह बियोनी को मार देती है। अब सिगी रैग्नर के पास जाकर रैग्नर को बादशाह घोषित करती है। अब सब लोग रैग्नर के नाम के नारे लगाते हैं और उसे गद्दी पर बैठने को कहते हैं। तभी लीव आगे आकर उसके पवित्र कड़े की कसम खाते हुए रैग्नर के लिए अपनी वफादारी जाहिर करता है। उतने में वहां पर टॉस्टिग नाम का बूढ़ा योद्धा आकर रैग्नर के सामने वफादारी की कसम खाता है और रैग्नर के साथ पश्चिम में जाने की बात कहता है, क्योंकि उसे मैदान जंग में मरना होता है।
वो कहता है कि मेरे बराबरी के साथी सभी मारे गए, लेकिन आज तक कोई भी तलवार मुझे छू नहीं सकी। मेरे सब दोस्त मरकर वेलहेला में जश्न मना रहे हैं। अब मैं भी जंग में मरकर उनके पास जाना चाहता हूँ। अब रैग्नर आने वाली गर्मियों में और जहाज़ें और सैनिकों के साथ पश्चिम जाने की घोषणा करता है। अब कैटेगेट में बादशाह के अंतिम विदाई की तैयारी की जाती है। ये देख एथलस्टन कहता है कि ये तो दुश्मन था तुम्हारा। रैग्नर कहता है हाँ वो दुश्मन था, लेकिन साथ ही साथ वो एक महान योद्धा और राजा था जिसने अपनी जिंदगी में बहुत शोहरत और नाम कमाया था। अब बादशाह की विदाई के लिए नाव सजाई जाती है। सिगी बादशाह को अंतिम विदाई देती है। वही कैटेगेट में नए बादशाह की खुशी में सब लोग जश्न मनाते हैं। वही दूसरी ओर बादशाह की एक गुलाम बादशाह के साथ अंतिम विदाई पर जाने के लिए तैयार होती है। यह सब देख एथलस्टन हैरान होता है। अब बादशाह की गुलाम की बलि चढ़ाई जाती है ताकि वो वेलहेला में बादशाह की सेवा कर सके। और अब उन दोनों को साथ में लिटाकर नाव में ही उनकी चिता को आग लगाई जाती है। वहां लेगर था रैग्नर को फिर से पिता बनने की खुशखबरी देती है। दूसरी ओर सिगी अपनी बेटी के साथ वहां से भागने का प्लान बनाती है। तभी वहां रोलो आकर उसे रुकने को कहता है। वो कहती है कि रैग्नर हमें मार डालेगा। रोलो कहता है रैग्नर ऐसा नहीं करेगा क्योंकि मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। शाम के वक्त बियॉन रैग्नर से इंग्लैंड जाने की जिद करता है, लेकिन रैग्नर उसे मना करते हुए कहता है अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हें और चीजें सीखनी होगी। तभी वहां पर एथलस्टन रैग्नर से पूछता है कि ये रैग्नारोक क्या है। मैंने आज तक बहुत बार इसका जिक्र सुना है पर कोई इसकी बात नहीं करता। अब सब लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन उतने में वहां पर पीर बाबा आते हैं। वो कहते हैं रैग्नारोक का मतलब है कयामत का दिन, जब कई सालों तक कड़कड़ाती गर्मी होगी, सूरज का कहर टूटेगा, लोग अपनी उम्मीद खो देंगे और खुद को मारने को तैयार होंगे। समंदर अपना संयम खो देगा और धरती फटने को होगी। तब पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर होगी। तब देवता ओडिन धरती को बचाने आएंगे, लेकिन वो धरती को बचा नहीं पाएंगे क्योंकि तब तक अंधकार पूरी धरती पर छा चुका होगा। इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि गर्मी आ चुकी है। वाइकिंग फिर से इंग्लैंड की ओर निकल चुके हैं। वो लोग वापस से नॉर्थ एम्ब्रिया के तट पर पहुंचने वाले हैं। वहां राजा एला को खबर मिलती है कि वो लोग तट पर आ चुके हैं, लेकिन इस बार राजा एला उन्हें हराने के लिए तगड़ा प्लान बनाते हैं और साथ ही साथ पिछली बार हारे हुए अपने सेनापति को सांपों के घेरे में डाल देते हैं और सिपाहियों को तैयार रहने का आदेश देते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वाइकिंग्स वेब सीरीज सीजन 1 एपिसोड 7 को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से रैग्नर लेथब्रुक ने बादशाह हेरोल्डसन को आमने सामने की लड़ाई में मार दिया और इसी के साथ अब रैग्नर कैटेगेट का नया बादशाह बन गया। अब वाइकिंग्स फिर से पश्चिम यानी कि नॉर्थ एम्ब्रिया इंग्लैंड के लिए निकल पड़े, जहां महाराज एला को वाइकिंग्स के आने की खबर मिली। और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए लौटते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। स्टार्टिंग में हमें नॉर्थ एम्ब्रिया इंग्लैंड दिखाया जाता है, जहां पर महाराज एला का भाई एथलवुल्फ महाराज एला की मदद के लिए आया होता है। ये देख महाराज एला काफी खुश होते हैं, साथ ही वहां खड़े बाकी के योद्धा भी खुश होते हैं। दूसरी ओर रैग्नर और उसके साथी खुले मैदानों में लड़ाई की तैयारियां कर रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कैटेगेट में। वहां पर एक आदमी अपनी बीवी पर गैर मर्द के साथ रिश्ता रखने और ये बच्चा उसका ना होने का दावा कर रहा होता है। वो कहता है हमें सालों तो कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन 1 साल पहले हमारे यहाँ रिग नाम का एक नौजवान आया था और वो कुछ काम के सिलसिले में हमारे यहाँ 3 दिनों तक रहा और ठीक 1 साल बाद इस औरत ने इस बच्चे को जन्म दिया। अब लगार था उस औरत को पास बुलाते हुए कहती है कि ये रिग दूसरा कोई ना होकर और रोशनी के देवता हिंगडाल का ही रूप था, क्योंकि उन्हीं का दूसरा नाम रिग है। अब लगार था उस शख्स को सख्त हिदायत देती है कि देवताओं ने तुम्हें चुना है और तुम्हें इस बात को मानना होगा, और अगर तुमने इस औरत पर जुल्म किया तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। और वो उसे अपने बेटे को अपनाने को कहती है। दूसरी ओर नॉर्थ एम्ब्रिया में एथलवुल्फ दूर से ही रैग्नर की छावनी का मुआवजा करता है और अपने सिपाहियों को वही डेरा जमाने को कहता है। सिपाही कहते हैं कि हमें उन पर अभी हमला कर देना चाहिए, नहीं तो वो इस वातावरण में घुल मिल जाएंगे। लेकिन एथलवुल्फ उन्हें चुप कराते हुए उसके आदेश का पालन करने को कहता है और उन्हें तंबू लगाने का हुक्म देता है। अब ये सब दूर से रोलो देख रहा होता है और रैग्नर से कहता है कि हमें उन पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन रैग्नर मना करते हुए कहता है हम पहले हमला नहीं करेंगे, जब हालात हमारे काबू में होंगे तब हम हमला कर देंगे। लेकिन उसी रात रैग्नर और उसके साथी एथलवुल्फ की छावनी में घुस जाते हैं और सब लोगों को सोता देख वो उन पर हमला कर देते हैं। अब एथलवुल्फ को हमले की खबर पता चलती है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है। फ्लोकी उसके तंबू की रस्सी काट उसे वही बंदी बना लेता है। अब रैग्नर उससे पूछताछ करता है। एथलवुल्फ कहता है
कि मैं महाराज एला का भाई हूँ। दूसरी ओर महाराज एला को एथलवुल्फ के हारने की खबर मिलती है। इस बात से महाराज एला तिलमिला उठते हैं। वो पूछते हैं आखिर ये जंगली कौन है जिन्होंने हमारी शांति भंग की है। तब पादरी कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें खुद यहाँ भेजा है हमारे गुनाहों की सजा देने के लिए। ये सुन सेना रक्षक कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ईश्वर के बजाय शैतानी काम करने उन्हें शैतान ने भेजा हो, इसीलिए हमें उनका सामना डट कर करना होगा। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। तभी दूसरा सैनिक सुझाव देते हुए कहता है कि इन लोगों का मकसद सिर्फ लूटमार करना है। अगर हम पहले ही उन्हें इतनी दौलत दे दे कि वो मजबूर हो जाए यहाँ से चले जाने के लिए तो खून खराबा होगा ही नहीं। अब राजा एला सभा को बर्खास्त कर ईश्वर से प्रार्थना करने चले जाते हैं। वो ईश्वर से अपने राज्य की सलामती की दुआ करते हैं। वही रैगनर और रोलो एथलवुल्फ को बंदी बनाकर महाराज एला के पास जाते हैं, जहाँ सेनापति रैगनर को एला से मिलने का प्रस्ताव देते हुए कहता है कि वो उनके भाई एथलवुल्फ की सलामती के लिए तुमसे समझौता करने को तैयार है। लेकिन रैगनर वहाँ से वापस चला जाता है। अब वो एक जंगल में जा रुकते हैं। वहाँ पर रोलो हमले की बात करता है, लेकिन रैगनर कहता है मुझे राजा एला से मिलना है, मुझे उसकी ताकत और उसका रहन सहन देखना है। अब रैगनर अपने कुछ चुनिंदा साथियों को लेकर दोबारा से महाराज एला से मिलने जाता है। वहाँ सब लोग रैगनर को बड़ी बारीकी से घूरते हैं। राजा एला रैगनर का स्वागत करते हैं। अब वो उन्हें खाने की मेज पर ले जाते हैं। वहाँ पर एला रैगनर को अपने परिवार से मिलाता है और इसी के साथ दावत शुरू हो जाती है। सारे वाइकिंग्स जानवरों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। वो खाने की मेज पर अजीब हरकतें करने लगते हैं। महाराज एला रैगनर को उसके राज्य और भाई की सुरक्षा के बदले मनचाही चीज मांगने को कहते हैं। रैगनर 2000 किलो सोना और चांदी की मांग करता है। ये सुन सब हैरान हो जाते हैं। महाराज एला रैगनर की शर्त मंजूर करते हुए पहले एथलवुल्फ को छोड़ने की मांग करते हैं और रैगनर को घुसपैठ न करने की विनती करते हैं। तब एला का सेनापति कहता है कि हम इनका भरोसा कैसे करें। अब राजा एला शर्त रखते हैं कि तुम में से एक को बपतिस्मा लेकर ईसाई बनना होगा ताकि हम लोग तुम पर भरोसा कर सके। लेकिन रैगनर को इस बात पर हंसी आती है। उतने में रोलो सबकी बात काटते हुए ईसाई बनने को तैयार हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है कैटेगेट में। वहाँ पर एथलस्टन सिगी को लगार्था से मिलने लाता है। वहाँ सिगी लगार्था को उसे कुछ काम देने को कहती है। लगार्था सिगी को उसकी और बेटे बियॉन की हिफाजत का जिम्मा देती है। वही दूसरी ओर होलीफाद उसका नाम रॉल्फ रखते हैं। इस बात से सब वाइकिंग्स नाराज होते हैं। अब महाराज एला रैगनर को जहाजों की ओर जाने को कहते हुए वहां पर सोना चांदी पहुंचाने का वादा करता है। अब सब वाइकिंग्स उनकी छावनी में नॉर्थ में जाने की तैयारियां करने लगते हैं। वहां पर रोलो अपने साथी दोस्तों के साथ मिलकर हंसी मजाक कर रहा होता है, लेकिन फ्लोकी रोलो को रॉल्फ नाम से बुलाता है। ये सुन रोलो कहता है कि ये सब मजाक था। फ्लोकी कहता है तुमने ये मजाक कर कर देवताओं को नाराज किया है। इस बात से रोलो को गुस्सा आता है। उतने में राजा एला के लोग सोना चांदी ले आते हैं। ये देख सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब कुछ वाइकिंग्स जाकर उन बक्सों को खोल कर देखते हैं तो वो सारे बक्से खाली होते हैं और उतने में वहाँ पर महाराज एला के सैनिक हमला कर देते हैं। अब रैगनर और उसके साथी तैयार होते हुए सैनिकों के नजदीक आते ही अपने बिछाए हुए जाल खोल देते हैं, जिससे महाराज के शुरुआती हमले को रोकने में वो कामयाब हो जाते हैं। और अब सब वाइकिंग्स आगे आते हुए उन सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त घमासान लड़ाई होती है जिसमें वाइकिंग्स उनको बुरी तरीके से हराने में कामयाब होते हैं और वही लड़ाई करते हुए बूढ़े टॉस्टिक की मौत हो जाती है। वही रोलो लड़ाई खत्म होने के बाद भी एक एक को बुरी तरीके से मार रहा होता है, क्योंकि उसे फ्लोकी की बातों का बुरा लगा होता है। इसलिए वो देवता ओडिन को खुश करने के लिए सब कर रहा होता है। अब रैगनर बंदी किए हुए एथलवुल्फ के पास जाकर उसे महाराज एला के गद्दारी के बारे में बताता है। अब रैगनर एथलवुल्फ को मारकर उसे घोड़े के पीछे बांधकर किले में भेज देता है। वही दूसरी ओर कैटेगेट में लगार्था का मिसकैरेज हो जाता है। उसका बच्चा जन्म से पहले ही मर जाता है। वही नॉर्थ एमेरिया में राजा एला हार मानते हुए रैगनर को सोना चांदी दे देते हैं। अब वाइकिंग्स वो सोना चांदी लेकर वापसी के सफर पर निकल पड़ते हैं। इस शर्मनाक हार से बौखलाते हुए राजा एला ईश्वर की शपथ लेता है कि वो रैगनर से इस बात का बदला जरूर लेगा और एक दिन वो इस लड़ाई का अंत करते हुए वो रैगनर को खत्म कर देगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वाइकिंग्स वेब सीरीज सीजन 1 एपिसोड 8 के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इससे और ज्यादा मोटिवेट होके आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट ला सकूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लौटते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि महाराज एला रैगनर के साथ समझौता करते हैं, लेकिन वो उस समझौते की आड़ में रैगनर से दगाबाजी करते हैं और उन पर अचानक से हमला कर देते हैं।
लेकिन वाइकिंग्स उनकी सेना का मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें हरा देते हैं और इस हार के बाद महाराज एला रैग्नर की सारी शर्तें मानते हुए उसे 2000 किलो सोना और चांदी देते हैं। अब रैग्नर वो सब लेकर कैटेगेट लौटाता है। अब इस बात को कुछ महीने हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड शुरू होता है। स्टार्टिंग में हमें रैग्नर दिखाया जाता है। वो एथलस्टन से कहता है कि हम लोग हर 9 सालों में अपसाला के मंदिर जाकर देवताओं को कुर्बानी देते हैं ताकि हम उनका शुक्रिया अदा कर सके, हमारी रक्षा करने के लिए, जंग में जीत के लिए और हमें जिंदगी देने के लिए, और सबसे जरूरी अपने बच्चों की खुशहाली और हिफाजत के लिए। लेकिन इस बार मुझसे क्या गलती हुई कि देवताओं ने जन्म से पहले ही मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। इसीलिए अब मैं वहां जाने वाला हूँ और पहली बार अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाऊंगा। और अब वो एथलस्टन को भी साथ चलने को कहता है। एथलस्टन भी रैग्नर के साथ चलने को तैयार हो जाता है। अब सब लोग लगार्था को देवताओं को चढ़ावा चढ़ाने के लिए कुछ न कुछ देते हैं। वही रैग्नर को उदास देख लगार्था पूछती है, क्या तुम अपसाला जाने से खुश नहीं हो? रैग्नर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वहां पहुंचते ही मुझे देवताओं से कुछ सवाल पूछने हैं, क्योंकि पहले उन्होंने मुझे बादशाह बनाया और इसकी कीमत के तौर पर मुझसे मेरा बेटा छीना। वही एथलस्टन अपने कमरे में उसने छुपाई हुई बाइबल को निकाल देखता है, लेकिन वो जंग लगकर पूरी तरीके से खराब हुई होती है। अब सारे वाइकिंग्स पहाड़ों से होते हुए अपसाला के मंदिर की ओर बढ़ने लगते हैं। वहां पर काफी हरियाली और प्रकृति का बेहद सुंदर नजारा होता है। आखिर वो अपसाला पहुंच जाते हैं, जो कि पहाड़ों की चोटी पर होता है। अब सब वाइकिंग देवताओं के दर्शन के लिए मंदिर में चले जाते हैं। वहां के पुजारी सारे देवताओं का नाम लेते हुए रैग्नर और उसके परिवार को आशीर्वाद देते हैं। ब्योर्न एक देवता की ओर इशारा करते हुए एथलस्टन को पूछता है, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? एथलस्टन कहता है कि ये थॉर है, हाथों में हथौड़ा लिए। बिजली, पानी, तूफान सब इन्हीं के हाथों में है। वही लगार्था फ्रेया देवी के पास जाकर उसे बेटा देने की भीख मांगती है और बदले में उसके बोलने देखने की शक्ति छीनने को कहती है। वही रैग्नर ओडिन के पास जाकर उन्हें कुर्बानी चढ़ाने का कहकर उनसे जवाब में संकेत मिलने की मांग करता है। अब सब शाम के लिए खाना बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं। वह रैग्नर कहता है कि देवता हमारे आसपास ही है, बस हमें उन्हें महसूस करना होगा। वहां पर एथलस्टन इतने सारे भेड़ बकरियों को देख चौंक जाता है। ये देख रैग्नर एथलस्टन से कहता है कि आज इन सब की बलि चढ़ाई जाएगी। वही दूसरा कटघरा खाली देख एथलस्टन पूछता है कि ये किस लिए है। रैग्नर कहता है कि ये इंसानों की कुर्बानी के लिए है। ये सुनते ही एथलस्टन हैरानी में पड़ जाता है। वहां उसे अकेला घूमते देख रोलो एथलस्टन को पास बुलाकर शराब और कुछ खाने को देता है। वहां पर थेरी एथलस्टन को घूर रही होती है। दूसरी ओर लगार्था खाने की मेज पर रैग्नर को बताती है कि नॉर्थ के सबसे बड़े राजा हॉरिक आने वाले हैं। आज की रात अपसाला में सब लोग नशे में धुत होकर अपना अपना साथी चुनते हैं, क्योंकि ये वहाँ की रस्म होती है। नशे में धुत एथलस्टन को कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ पर सब लोग नशे में धुत होते हैं। तब लिफ वहाँ आकर एथलस्टन को उसका साथी चुनने को कहता है। अब एथलस्टन जाकर थेरी को अपना साथी चुनता है। दूसरे दिन की सुबह होती है। अब वहाँ बादशाह हॉरिक आकर मंदिर में घुस सोए हुए पुजारियों को लात मार कर जगाते हैं। इस बदतमीजी के लिए सब उसे बाहर निकालने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक शख्स आकर बताता है कि ये राजा हॉरिक है। वही दूसरी ओर रैग्नर एथलस्टन को साथ लेकर बादशाह हॉरिक से मिलने जाता है। वहाँ बादशाह हॉरिक रैग्नर के कारनामों की कसीदे पढ़ता है। वही रैग्नर भी बादशाह हॉरिक की तारीफ करते हुए अपने पवित्र कड़े की कसम खाकर अपनी वफादारी उसके लिए जाहिर करता है और बदले में बादशाह हॉरिक से उसकी फौज का साथ मांगता है, क्योंकि उसे पश्चिम के सबसे बड़े देश फ्रैंकिया को जीतकर वहाँ की जमीन पर भी कब्जा करना होता है। अब वो एथलस्टन को हॉरिक से मिलाता है। बादशाह हॉरिक भी अब पश्चिम यात्रा में रैग्नर का साथ देने को तैयार होते हैं। दूसरी ओर रोलो खाना खा रहा होता है। तब वहाँ पर सिगे आकर रोलो को बादशाह हॉरिक और रैग्नर की मुलाकात के बारे में बताती है और कहती है कि रैग्नर नॉर्वे के सबसे बड़े बादशाह हॉरिक के सामने अपने कारनामे बता रहा है कि कैसे उसने पश्चिम में जाकर जमीन खोज निकाली, ये सब हासिल किया, लेकिन उसने तुम्हारे नाम का जिक्र भी नहीं किया। इस बात से रोलो सोच में पड़ जाता है। वही बादशाह हॉरिक रैग्नर को एक काम सौंपते हुए कहता है कि यूटालैंड का छोटा बादशाह बॉर्ग है, वो बेवजह हमारी कुछ जमीनों पर अपना हक जमा रहा है और वो हमारे इलाकों पर हमला भी कर रहा है। रैग्नर पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा। हॉरिक कहता है कि तुम यूटालैंड जाकर इस मामले को निपटा कर आओ। अगर तुमने इस मामले को निपटा दिया तो हम जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। दूसरी ओर एथलस्टन को वो मांत्रिक यानी कि पीर बाबा नजर आते हैं
वो उसे पुजारी के पास ले जाते हैं। वहाँ पुजारी एथलस्टन से पूछते हैं कि क्या तुमने सच में अपना ईसाई धर्म छोड़ा है। एथलस्टन कहता है हाँ, अब मैं एक वाइकिंग्स हूँ। पुजारी एथलस्टन को बताता है कि आज तुम्हारी यहाँ बलि देनी है। ये सुन एथलस्टन हैरान हो जाता है, लेकिन तभी पुजारी को एथलस्टन के हाथों में क्रॉस नजर आता है। वो जान जाता है कि ये अभी पूरी तरीके से वाइकिंग्स नहीं बना, इसलिए इसकी बलि नहीं दी जा सकती। अब पीर बाबा आकर रैग्नर से कहते हैं कि इसकी बलि देवताओं को खुश नहीं कर सकती, क्योंकि ओडिन को एथलस्टन की आस्था पर यकीन नहीं है, क्योंकि अभी तक इसने अपने ईश्वर को नहीं छोड़ा। इसीलिए तुम में से एक को अपनी कुर्बानी देनी होगी, और ऐसा नहीं हुआ तो देवताओं का कहर हम पर बरसेगा। वह फ्लोकी बलि चढ़ने को तैयार होता है, लेकिन हेल्गा उसे रोक लेती है। उतने में लिफ आगे बढ़कर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है। अब वहाँ सारे बलि जाने वाले वाइकिंग्स को तैयार किया जाता है, और पुजारी कुल्हाड़ी की पूजा कर पहले बकरियों की बलि देते हैं, और एक एक कर बलि के लिए तैयार किए गए वाइकिंग योद्धाओं की बलि दी जाती है। ये नजारा देख एथलस्टन हैरान हो जाता है, क्योंकि वाइकिंग्स अपने देवताओं के लिए अपनी कुर्बानी खुशी खुशी देते हैं। अब लिफ रैग्नर की इजाजत लेकर बलि चढ़ जाता है। उनके शरीर से निकलने वाले खून को देवता ओडिन को समर्पित किया जाता है, और उन सबको वहाँ उल्टा लटकाया जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वाइकिंग्स वेब सीरीज सीजन 1 एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने इस सीजन के बाकी एपिसोड भी काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके मेरे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उन एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका ज्यादा समय न लेते हुए लौटते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रैग्नर और उसके साथी देवताओं को बलि चढ़ाने के लिए अपसाला के मंदिर गए थे। वहाँ रैग्नर की मुलाकात बादशाह हेरिक से हुई, और उन्होंने रैग्नर को एक जिम्मेदारी सौंपते हुए यूटालैंड के बादशाह बॉर्ग से उनके जो जमीन को लेकर मतभेद है उसे मिटाने को कहा। और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रैग्नर अपने साथ रोलो, बियॉन, फ्लोकी और कुछ चुनिंदा साथियों को लेकर यूटालैंड जाता है। वहां जाते समय रास्ते में काफी बारिश होती है, जिससे वो सर्दी से कड़कड़ाते हुए बॉर्ग के पास जाते हैं। वहां पर बॉर्ग रैग्नर से कहता है कि बादशाह हॉरिक को जाकर कहो कि वो मेरा इलाका है, उस पर तुम अपनी नजर डालना छोड़ दो। रैग्नर कहता है हॉरिक लड़ाई नहीं चाहते, वो भी इस मुद्दे पर समझौता करना चाहते हैं। लेकिन बॉर्ग रैग्नर को जंग का खौफ दिखाता है, पर रैग्नर भी बादशाह हॉरिक को मजबूत दिखाते हुए कहता है कि अगर आपकी इस लड़ाई में हार हुई तो आप क्या करोगे। ये सुन बॉर्ग रैग्नर से उसका नाम पूछता है। रैग्नर अपना नाम बॉर्ग को बताता है। अब बॉर्ग रैग्नर का नाम सुन हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे किस्से तो हर जगह पर फैले हुए हैं। अब बॉर्ग रैग्नर को रुकने को कहता है और कल इस मुद्दे पर बातचीत करने को कहकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन रैग्नर बॉर्ग को उस जमीन की कीमत लेकर वो जमीन वापस लौटाने को कहता है, लेकिन बॉर्ग रैग्नर की बात नहीं मानता। तब रोलो कहता है एक बार आप उस जमीन की कीमत लगाकर तो देखो। बॉर्ग कहता है कि मुझे कीमत के तौर पर हॉरिक का सर चाहिए। ये जवाब सुनकर रैग्नर वहां से चले जाने लगता है, लेकिन बॉर्ग उसे रोकते हुए कहता है कि एक रास्ता है, अगर बादशाह हॉरिक उस जमीन को आपस में बांट ले तो बात बन सकती है। अब इस बात में रैग्नर को भी दम लगता है, लेकिन वो कहता है कि फैसला लेने का हक मुझे नहीं है। अब बॉर्ग कहता है कि तुम अपने एक आदमी को ये संदेश लेकर हॉरिक के पास भेजो और उसके लौटने तक तुम वो मशहूर ऐश पेड़ देखाओ जो कि सबसे लंबा है और उसकी पत्तियां कभी नहीं झड़ती, गर्मी हो या सर्दी। हाँ, लेकिन तुम्हारे लौटने तक तुम्हारा कोई आदमी मेरे साथ रहेगा ताकि मेरा भरोसा तुम पर बरकरार रहे। अब रैग्नर रोलो को उसके पास रुकने को कहता है और फ्लोकी को संदेश लेकर बादशाह हॉरिक के यहाँ भेजता है और वो बियॉन को साथ लेकर सफर पर निकल पड़ता है। दूसरी ओर कैटेगेट में लगातार पीर बाबा के पास जाकर कहती है कि रात में मुझे डरावने सपने आते हैं जिसमें मुझे काली परछाई नजर आती है, वो भी शैतान के रूप में। वो पीर बाबा से इस बात का मतलब पूछती है। पीर बाबा कहता है कि ये परछाई दोजक यानी कि जहन्नुम से आ रही है और खुद देवता भी उसे रोक नहीं सकते, वो तुमसे कुछ छीनना चाहते हैं।
इससे तुम्हारे पति को खतरा है, लेकिन जान का नहीं, उसे जादुई दुनिया से बचना होगा। इतना कहकर वो लेगरथा को वहां से जाने को कहता है। दूसरी ओर बॉर्ग रोलो को रैग्नर के खिलाफ भड़काता है। वो कहता है, मेरा भी भाई मुझे बहुत प्यारा था, लेकिन बादशाह बनने की होड़ में उसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। उसने मेरी बीवी और मेरे दोस्तों को मार दिया। और रैग्नर भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि हर जगह पर रैग्नर के किस्से फैले हुए हैं और तुम्हारा तो अभी तक किसी ने नाम भी नहीं सुना है। दूसरी ओर शाम होने आती है, इसीलिए रैग्नर और उसके साथी वही डेरा जमाने का सोचते हैं और कुछ साथी नदी किनारे मछलियां पकड़ने जाते हैं, जहां उन्हें झरने के किनारे नहाते हुए एक लड़की दिखाई देती है। लेकिन उतने में वहां सिपाही औरतें आकर उन्हें वहां देखने को मना कर देती है। तब वो उन्हें यहाँ आने की वजह बताते हुए वहां से जाने लगते हैं। उतने में वहां वो औरत आती है और इस बात के लिए उन्हें माफी मांगने को कहती है। तब वो बताते हैं कि हम तो बादशाह रैग्नर के साथ आए हैं। अब वो रैग्नर से मिलने की जिद करती है। अब वो दोनों रैग्नर के पास जाकर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उसे बता देते हैं। अब रैग्नर भी उससे मिलने का न्योता देते हुए उन दोनों को उसके पास भेजता है। अब वो औरत रैग्नर से मिलने आती है। अब रैग्नर उससे माफी मांगता है और उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम एस्लॉग बताती है। रैग्नर उसे ऐश पेड़ देखने उसके साथ चलने को कहता है। अब वो भी रैग्नर को मना नहीं करती और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर सिगी को परेशान देखकर लगातार उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। सिगी कहती है, कुछ दिन पहले मेरे बहन के बेटे की मौत हो गई। सब कुछ ठीक था, पर अचानक उसे बुखार आ गया। रात में उसे पसीने आने लगे और सुबह तक वो मर गया। इतना कह के सिगी वहां से जाने लगती है। तभी उसे चक्कर आकर वो गिर जाती है। दूसरी ओर रैग्नर और उसके साथी ऐश पेड़ को देखने जाते हैं, जो कि सबसे लंबा और हरा भरा होता है। वही कैटेगेट में अब हर तरफ महामारी फैल जाती है। सिगी से लेकर थेरी तक सब उस महामारी की चपेट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ रैग्नर की एस्लॉग के साथ नजदीकियां बढ़ती देख बियॉन परेशान हो जाता है, क्योंकि रैग्नर अब पूरी तरीके से एस्लॉग के प्यार में डूबा होता है। दूसरे सीन में बादशाह बॉर्ग जमकर रोलो की मेहमान नवाजी करते हुए उसके सामने रैग्नर की तारीफ करते हुए उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वही दूसरी ओर फ्लोकी संदेश लेकर बादशाह हॉरिक के पास जाता है और उससे बादशाह बॉर्ग का संदेश बताता है। लेकिन हॉरिक बॉर्ग के संधि के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। वही कैटेगेट में एथलस्टन और गीडा भी बेहद बुरी तरीके से बीमार हो जाते हैं। दूसरी ओर शहजादी एस्लॉग रैग्नर को उसकी सच्चाई बताते हुए कहती है कि उसकी माँ एक सदी की मशहूर ढाल योद्धा ब्रह्मेल्डा थी, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। वहाँ रैग्नर एस्लॉग से अपने प्यार का इजहार करता है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वही दूसरे दिन बियॉन इस बात से नाराज होता है। रैग्नर बियॉन की कसम खाकर उसे समझाता है कि ऐसा दोबारा फिर कभी नहीं होगा। वही कैटेगेट में हर तरफ लाशों के ढेर लग जाते हैं। इसकी चपेट में आकर थेरी अपना दम तोड़ देती है। ये देख गीडा लगातार से देवताओं से प्रार्थना करने को कहती है। हर तरफ लाशें ही लाशें जलाई जाती है। अब लगातार देवताओं का प्रकोप रोकने के लिए बकरे की कुर्बानी देती है। अब दूसरे दिन एथलस्टन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। वो गीडा के पास जाकर देखता है, लेकिन वो मर जाती है। अब गीडा को अंतिम विदाई दी जाती है। वही दूसरी ओर रैग्नर बियॉन को दी हुई कसम की वजह से परेशान होता है। तभी एस्लॉग वहां आकर रैग्नर को उसका बेटा उसकी पेट में होने की खबर देती है। ये खबर सुनते ही रैग्नर और ज्यादा सोच में पड़ जाता है। वही फ्लोकी और रैग्नर दोनों भी बॉर्ग के पास पहुंच जाते हैं। फ्लोकी कहता है कि हॉरिक कोई समझौता नहीं चाहता, उसे तो वहां की सारी जमीन चाहिए। इसके बदले तुम अपनी कीमत बोलो। अब बॉर्ग रैग्नर को वहां से जाने को कहता है। वहां रैग्नर को रोलो पर शक होता है। अब रैग्नर अपने देवता ओडिन से मन ही मन मदद की मांग करता है। वहां बॉर्ग रोलो को हॉरिक के खिलाफ जंग में उसका साथ देने को कहता है। वो रोलो को बादशाह बनने का ख्वाब दिखाता है। वही दूसरी ओर रैग्नर बियॉन की कसम तोड़ते हुए एस्लॉग के पास जाता है, क्योंकि अब उसकी पेट में रैग्नर का बेटा होता है। उधर रोलो बॉर्ग के साथ और रैग्नर के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाता है
और इसी के साथ वाइकिंग सीजन 1 का यहाँ एंड होता है। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सो अगेन गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं वाइकिंग्स के अगले सीजन के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।